हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप सब लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री की पहली किताब और उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर में भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिवाइन किंग्स तक बातचीत कर कर खत्म करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अपनी प्रजा के बीच में सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनके दिलों में एक विशेष स्थान हासिल करने के लिए राजा किस तरीके की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया करते थे, वो सारी बातचीत हम लोगों ने कर कर खत्म करी थी। आज उसी के आगे हम अपना डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज के सेक्शन में, आज के लेक्चर में हम लोग प्रोमिनेंटली ये देखेंगे कि उस वक्त का जो समाज था उसमें किस तरीके के बदलाव आ रहे थे, या यूं कहना चाहिए कि 600 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 कॉमन एरा के जो 1200 साल रहे हैं, इसमें प्रोमिनेंटली समाज में क्या क्या मेजर चेंजेस आए, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो सारी बातचीत हम लोगों ने आज के सेक्शन में, आज के लेक्चर में करनी है। और ये सब बातचीत हम लोग करेंगे जिस टॉपिक के तहत, जिस टॉपिक के अंडर, उसका नाम है अ चेंजिंग कंट्री साइड। तो शुरू करते हैं सर। तो पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसका नाम है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। इसमें हम ये देखेंगे कि प्रजा राजा के बारे में क्या सोचती थी एंड जो भी फिर उसके विचार थे वो उनको किस तरह से अभिव्यक्त करती थी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लोकतंत्र तो था नहीं। अगर आप अपने राजा को लेकर अच्छे विचार नहीं भी रखते हैं तो पब्लिकली तो आप उनको एक्सप्रेस कर नहीं सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर राजा तक बात पहुंचेगी अल्टीमेटली और फिर वो आपको सजा देगा। तो प्रजा खुलकर, तो जब तक एकदम विद्रोह ना हो जाए किसी राजा के विरुद्ध, वो एक अलग चीज है, मगर जनरली राजाओं के प्रति अगर प्रजाओं के मन में कोई इस तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो वो उसको जाहिर नहीं करते थे, या क्रिटिसिज्म है, किसी भी तरीके की आलोचना है तो वो उसको एकदम ओपनली लिख कर या बोलकर अभिव्यक्त नहीं किया करते थे। तो क्या वो तरीके हुआ करते थे जिसकी मदद से प्रजा उस वक्त में अपने राजा के प्रति अपने नजरिए को, अपने परसेप्शन को अभिव्यक्त करती थी, उसको जाहिर करती थी? वो सारी बातचीत हम लोगों ने इस टॉपिक में करनी है जिसका नाम है पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स। देखते हैं सर। Inscriptions do not answer that what subjects thought about their rulers, and ordinary people rarely left any accounts of their thoughts and experiences. तो जितनी भी अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बातचीत करी है, प्राइमरीली हमारी सारी बातचीत का जो हिस्टोरिकल सोर्स है वो है शिलालेख या फिर इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जनरली लगवाए जाते थे या तो राजाओं के द्वारा या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, किसी गिल्ड का कोई मेंबर हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, उनके द्वारा इंस्क्रिप्शंस लगवाए जाते थे। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं या ये जो शिलालेख हैं, इस पर अगर हम प्रोमिनेंटली राजाओं की बात करें तो राजा खुद क्या सोचता है, खुद क्या करवा रहा है, क्या उसके विचार हैं अपनी प्रजा के लिए, उसने क्या अच्छा किया, क्या उसके बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो इन सारी बातों को इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाया करता था। प्रजा क्या सोचती है, प्रजा के राजा के बारे में क्या विचार हैं, प्रजा किसी चीज से खुश है ना खुश है, इस तरीके की बातें तो इंस्क्रिप्शंस पे हमको देखने को नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी वक्त में, किसी भी कालखंड में किसी राजा की प्रजा का या फिर किसी राजा के जो सब्जेक्ट थे उनका क्या विचार था किसी भी चीज को लेकर, राजा की अकेले की बात नहीं है, किसी भी चीज को लेकर उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, इसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं मिलता। ऑब्वियस सी बात है, सामान्य आदमी तो शिलालेख अपने लगवाएगा नहीं। कोई भी एक छोटा मोटा जो काम करने वाला एक आम आदमी था उस वक्त का, वो तो शिलालेख लगवाएगा नहीं अपने, या फिर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे तो वो अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स भी उतने छुड़वा के नहीं गए। कुछ लोग अगर रिटर्न रिकॉर्ड्स अपने छुड़वा के गए भी हो, ताड़ पत्रों पे कुछ लिख लिखा के अगर चले भी गए हो कहीं पे गाड़ के दबा के, तो ज्यादातर इस तरीके का रिकॉर्ड समय के साथ में नष्ट हो गया, हमको इस तरीके का कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है। तो इंस्क्रिप्शन से हमको कुछ पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट्स का किसी भी वक्त पे या प्रजा का किसी भी चीज को लेकर, ना सिर्फ अपने राजाओं को लेकर मगर राजाओं के अलावा भी किसी भी चीज को लेकर क्या विचार था या क्या नजरिया था। एंड ऑर्डिनरी लोगों के खुद के अपने कुछ रिकॉर्ड मिलते भी नहीं है। उन्होंने अपने जो विचार थे या अपने जो एक्सपीरियंसेस थे किसी चीज को लेकर, अपने जो थॉट प्रोसेस थी उसको लेकर कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं। कुछ अगर कहीं पे छोड़ा भी हो तो ज्यादातर उसमें से समय के चलते नष्ट हो गया है, तो हमको वो मिलता नहीं है। अब क्या किया जाए? अब अगर हमें ये सवाल हम पूछें कि भाई प्रजा का किसी भी चीज को लेकर, राजा को लेकर या किसी भी फॉर दैट मैटर चीज को लेकर क्या विचार है, क्या नजरिया, हम उसको कैसे पता करें? एक हिस्टोरियन के तौर पर, एक इतिहासकार के तौर पर इस चीज को हम लोग, इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हम लोग कैसे तलाशें? तो हिस्टोरियंस ने इसके कुछ तरीके निकाले, देखते हैं।
Historians solve this problem by examining stories in anthologies like जातक्स एंड पंचतंत्र। तो अब जब ये समस्या आ गई कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या जिसके नजरिए के बारे में आप जानना चाहते हो उसने अपनी कहानी खुद कहीं पे कही ही नहीं है या फिर अपनी कहानी का कोई रिटर्न रिकॉर्ड या कोई सोर्स छोड़ा नहीं है, अब क्या करें? तो इसको सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हिस्टोरियंस एंथोलॉजीज को एग्जामिन करते हैं। एंथोलॉजीज का मतलब क्या होता है? एंथोलॉजीज का मतलब होता है एक लंबे टाइम पीरियड में अलग अलग वक्त में जो आपकी लोक कथाएं हैं, कहानियां हैं, लोक श्रुतियां हैं, इन सब का जो कलेक्शन होता है और इनको अगर किसी ने लिख लिया कहीं पे उसका रिकॉर्ड करके अगर रख दिया तो इस तरीके की किताबें कहलाती हैं एंथोलॉजीज। समझिएगा, एंथोलॉजीज का मतलब क्या? एक ऐसी किताब जिसमें अलग अलग कालखंड में या फिर एक लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में अलग अलग स्टोरीज, चाहे वो ओरली बोली जाती रही हो, चाहे वो कहीं पर लिखी जाती रही हो, चाहे कहीं पर पढ़ाई जाती रही हो, ऐसी अलग अलग स्टोरीज जो अलग अलग लोगों के द्वारा कंपोज की गई हैं, अगर उसका कलेक्शन किया जाए, ठीक है जी, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट टाइम्स, और डिफरेंट राइटर्स। अगर इस तरीके की कहानियां हैं 500 600 700 800 सालों में, कहीं पे कोई लोक कथा चल रही है, कहीं पे कोई कुछ है, कहीं पे कोई कुछ है, किसी ने अगर इस तरीके का अब इन सारी चीजों का अगर कहीं पे कलेक्शन कर लिया, कई बार हो सकता है उसने कुछ कहानियां कलेक्ट करी, उसकी फिर वो किताब चल गई, उन कुछ कहानियों में वक्त के साथ में किसी ने कुछ और कलेक्शन कर दिया और वो किताब ज्यादा बड़ी हो गई। ऐसे करते करते इस तरीके का जो संस्करण बनता है, इस तरीके का जो लिटरेचर बनता है, जो किताबें बनती हैं, इन्हें एंथोलॉजीज बोला जाता है। तो भारत में एंथोलॉजीज की बात की जाए तो दो सोर्सेज या दो किताबें एंथोलॉजीज के तौर पर प्राइमरीली निकल कर आती हैं। एक है जातक की कहानियां और दूसरी है पंचतंत्र। जातक की कहानियां हो या पंचतंत्र हो, इनके बारे में इतिहासकारों का मानना है कि ये एक दिन में किसी राइटर ने बैठकर नहीं लिखी या किसी एक आदमी की रचना नहीं है। अलग अलग वक्त पे अलग अलग आपके ट्रेडिशंस में, बुद्धिज्म में अलग कहानियां प्रचलित थी, जैनिज्म में अलग कहानियां प्रचलित थी, जो ब्राह्मणिज्म था या उस वक्त का रिलीजन था, सनातन धर्म का उस वक्त का रिलीजन का जो फॉर्म हुआ करता था, हिंदू धर्म का उस वक्त का जो रिलीजन का फॉर्म हुआ करता था, उसकी अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग कहानियां प्रचलित थी अलग अलग इलाकों में। तो धीरे 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 इनका संकलन होता चला गया, धीरे धीरे ये ओरल ट्रेडिशंस के रूप में एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रही। और जब फिर लिखना या राइटिंग जो है थोड़ा सा कॉमन हो गई, पेपर तो था नहीं, ताड़पत्रों पे लिखा जाता था, तो ताड़पत्रों पर लिखने की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी ज्यादा कॉमन हो गई, तब इन चीजों का को लिखा जाने लगा, कटिबद्ध किया जाने लगा, और उस वक्त उसकी और उसी के साथ में इन एंथोलॉजीज का आप कह सकते हैं कलेक्शन शुरू हुआ। करते 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 अल्टीमेटली आपका अलग अलग टाइम पीरियड तक ये एंथोलॉजीज जो हैं एक काफी रिच लिटरेचर के तौर पर जो है इकट्ठा हो गई, और इसमें काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम अपने सवाल पे लौटकर आते हैं कि समाज में लोग क्या सोचते थे किसी कालखंड में, उनके क्या विचार थे, क्या उनका नजरिया था, इस तरीके के सवालों के जवाब तलाशने के लिए इतिहासकार इन एंथोलॉजीज के ऊपर रिलाई करते हैं। इनमें जो कहानियां लिखी हुई हैं उनको एग्जामिन करते हैं और उससे फिर कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। प्राइमरीली भारत के केस में बात की जाए तो दो एंथोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जातक की कथाएं और पंचतंत्र। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी इनका नाम सुना होगा। छोटे जब हम लोग रहते हैं दूसरी तीसरी क्लासेस में, तो हिंदी की किताबों में खास तौर पे जातक की कहानियां पढ़ाई ही जाती हैं। आपने भी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में कभी ना कभी किसी जातक की कहानी पढ़ी होगी। पंचतंत्र की कहानियां जिसमें जानवरों के माध्यम से अलग अलग शिक्षाएं दी जाती हैं, ये सारी कहानियां आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। तो ये जातक की कहानियां, ये पंचतंत्र की कहानियां हजारों सालों से भारत में चली आ रही हैं, ये आज की नहीं। अब करते इसमें हिस्टोरियंस का मत यह है कि ज्यादातर इनमें से जो कहानियां हैं या जो ज्यादातर पॉपुलर स्टोरीज हैं, जो लगभग आपको इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पंचतंत्र या जातक के जो वर्जन्स मिलते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस है, मगर प्राइमरीली जो कहानियां हर जगह कॉमन देखने को मिलती हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर कहानियां रही होंगी। तो ये जो पॉपुलर स्टोरीज हैं ये ओरल टेल्स के रूप में पहले शुरुआत हुई होगी, कहीं से लोगों ने एक दूसरे को ये कहानियां ओरली सुनाना शुरू करी होंगी। होते 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 ये एक से दूसरी जनरेशन में गई होंगी, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन भी आया होगा, और अल्टीमेटली फिर इनको किसी लेटर स्टेज में राइट डाउन किया गया, इनको किसी लेटर स्टेज में कटिबद्ध किया गया। अब ये जो जातक की कथाएं हैं या फिर जो पंचतंत्र की कहानियां हैं जिनको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया, तो लोगों ने अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी किए होंगे, कुछ ना कुछ एडिशन भी किए होंगे। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं,
ये बेसिकली अगर आप एनालाइज करना सीख जाओ किसी तरह से, अगर इन मॉडिफिकेशंस को आप थोड़ा सा समझना सीख जाओ कि अलग अलग संस्करणों में आपको एक कहानी है, उसमें थोड़े थोड़े माइन्यूट मॉडिफिकेशंस मिल रहे हैं, कुछ मेजर चेंजेस आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आप इनको एनालाइज करना सीख जाओ तो आपका जो क्वेश्चन था चेंजेस इन सोसाइटी, या फिर ये जो हमारा टॉपिक है चेंजिंग कंट्री साइड, इसका एक कह सकते हैं एक सटीक अनुमान जो है आप लगा सकते हो, इसके बारे में एक सही जो है आपको एनालिसिस मिल सकता है। तो वही अपने इतिहासकारों ने किया कि क्योंकि ये कहानियां लंबे वक्त तक जो है आपका पॉपुलर स्टोरीज के रूप में, ओरल टेल्स के रूप में समाज में एक से दूसरी पीढ़ी में सुनाई जाती रही, और उसके बाद फिर बाद में इनको लिखा गया, तो इनको अगर स्टडी किया गया तो इससे हमको काफी अच्छी और रिच नॉलेज मिल सकती है। जैसे जातक जो है, लाइक द जातक्स वर रिटन इन पाली अराउंड मिडिल एज ऑफ फर्स्ट मिलेनियम, दैट इज 500 कॉमन एरा। तो जातक की जो कहानियां हैं इनको पाली भाषा में ओरिजिनली लिखा गया था, एंड फर्स्ट मिलेनियम यानी कि आपका 500 फर्स्ट मिलेनियम का जो आपका मिड पॉइंट है, मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम, यानी कि जो पहले 1000 साल गए हैं कॉमन एरा के, उसका मिड यानी कि 5वीं शताब्दी के आसपास, या फिर जब क्राइस्ट को हुए 500 साल हो गए थे तब की बात हो रही है, तो 500 कॉमन एरा के आसपास में इनको लिखा गया था। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जातक की कहानियां 500 कॉमन एरा के आसपास जब लिखी गई हैं तो किसी एक ही आदमी की कल्पना में रही होंगी, या फिर इन 500 सालों के वक्त में जो फर्स्ट मिलेनियम है इसके जो शुरुआती आपके 500 ईयर्स या 5 शताब्दियां गए हैं उसमें ही इनको जो है गढ़ा गया होगा। कोई नहीं जानता कि कितने पीछे से आ रही हैं, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, 2500 साल, कौन सी कहानी ओरिजिनली कितनी पुरानी है, कब ओरिजिनेट हुई थी और वो कितने मॉडिफिकेशन से गुजर चुकी है, इसका तो किसी को अंदाजा नहीं है। मगर जो इस टाइम पीरियड पे 500 कॉमन एरा के आसपास में जो वर्जन सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, किसी एक राइटर ने या एक से ज्यादा राइटर्स ने उनको लिख दिया। हो सकता है कि अगर 500 की जगह 700 कॉमन एरा के आसपास में लिखी जाती तो यही जातक की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती, 900 कॉमन एरा के आसपास में लिखी जाती तो यही जातक की कहानी थोड़ा सा अलग हो जाती, क्योंकि 500 से 700 के जो 200 साल हैं इसमें भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता ओरल ट्रेडिशन में जब ट्रांसफर हो रहा होता, या 700 से 900 के जो 200 साल हैं इसमें भी जो है कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता। तो पॉइंट यह है कि इस तरीके से मॉडिफिकेशंस वगैरह होते रहते हैं इस टाइम पीरियड में, मगर अपने को क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड मिल गया तो कम से कम इस वक्त तक, ये जो 500 कॉमन एरा में जब इनको लिख दिया गया था, इस वक्त तक जितने चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे कम से कम उसका एनालिसिस जो है हम लोग इस सोर्स की मदद से कर सकते हैं। तो यहां से एक बात अपने को याद रखनी है, यूपीएससी के बच्चों के लिए मैं खास तौर पे बता रहा हूं, सीयूईटी के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, और 12th में भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जातक की कहानियां कब लिखी गई थी, सीधे सीधे अपने को याद रखना है 500 कॉमन एरा या फिर अराउंड मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। और ओरिजिनली जातक की कहानियां किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह याद रखना है पाली भाषा में लिखी गई थी। दूसरे शब्दों में अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके बोला जा सकता है कि पाली भाषा जो है लिटरेचर के लिखने के लिए, उसको कटिबद्ध करने के लिए एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज के तौर पर एटलीस्ट आपका जो फर्स्ट मिलेनियम का आपकी 5वीं शताब्दी है, मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम है, तब तक इस्तेमाल प्रोमिनेंटली हो रही थी। चले, तो ये अपने को सोर्सेज मिल गए जहां से हम लोग जो है कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। अब एनालिसिस किया कैसे जाता है, इसको हम लोग जातक की एक कहानी की मदद से समझते हैं। गंडी तिंडु जातका में, गंदी तिंडु जातका में अब हम लोग एक कहानी है उसका एनालिसिस, पहले कहानी देखते हैं और उसके बाद में फिर एनालिसिस कर कर उसमें से समाज के बारे में कैसे अपने को पता चलता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। Gand Tindu Jatka, this story is about a wicked king and plight of his subject. When the king in disguise went into public, he found that each one of them cursed him for their miseries. They complained about being attacked by robbers at night and tax collectors at day. To escape this condition, many peoples abandoned villages and went to live in forest. तो गंद तिंदु जातका में एक विकेड किंग की या फिर एक दुष्ट राजा की कहानी है, और साथ ही साथ उसकी जो प्रजा है उसके ऊपर वो किस तरीके के अत्याचार कर रहा था उसकी कहानी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यही कहानी क्यों उठाई गई है, क्योंकि इसमें प्रजा का जिक्र आ रहा है। और अपन ने क्या सवाल उठाया था कि यार प्रजा की क्या हालत थी, प्रजा क्या सोचती थी, प्रजा का अच्छा बुरा क्या था, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो एक सोर्स मिल गया अपने को, यहाँ पे हम लोगों ने पता कर लिया कि यहाँ पे हम लोगों ने पता कर लिया कि पंचतंत्र और जातक की कहानियां बड़े अच्छे सोर्स हैं। उसमें भी जब जातक की कहानियों को पढ़ा गया तो गंद तिंदु जातका में क्योंकि बकायदा एक दुष्ट राजा और दुष्ट राजा के जो सब्जेक्ट्स थे उससे रिलेटेड अपने को एक कहानी मिल गई, तो यहां से अपने को अच्छा एनालिसिस करने को मिलेगा, तो इसलिए इस कहानी का जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें राजा जब है दुष्ट है और अपनी जनता के ऊपर या प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक दिन अब उसको मन आया होगा कि मैं देख कर रहा हूं मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो फाइनली जब वो डिस्गाइज में भेष बदल कर जब गया प्रजा के बीच में, राजा के बारे में पूछा तो सब गरिया रहे हैं, सब राजा को बुरा भला बोल रहे हैं, और जितनी भी उनकी जिंदगी में परेशानियां हैं उसके लिए बकायदा उसको गालियां दे रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं। उन्होंने अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि प्रजा जो है वो कर्ज कर रही है राजा को कि दिन में तो हम पे रॉबर्स हमला करते हैं, डकैत हम पर हमला करते हैं,
सॉरी रात के वक्त में तो जो है आपके डकैत हमारे ऊपर हमला करते हैं, एंड दिन के वक्त में टैक्स कलेक्टर्स जो है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। यहां से अपने को दो बातें समझ में आती हैं कि इस वक्त में जो रॉबरी थी या जो डकैत वगैरह थे वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कॉमन था। गांव वगैरह के इलाकों में डकैत रॉबरीज वगैरह डालते थे रात के वक्त में, इस तरीके की चीजें होती थी। तो अपने को ये बात समझ में आ गई। दूसरा ये समझ में आया कि राजा के जो टैक्स कलेक्टर्स थे वो अच्छा खासा अत्याचार कर रहे थे। दिन के वक्त में उनको डकैतों के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, मतलब लोग या फिर प्रजा जो है वो डकैतों से त्रस्त है और राजा डकैतों को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर राजा कंट्रोल कर पा रहा होता तो फिर इनकी हिम्मत नहीं होती कि उसकी प्रजा के ऊपर इस तरह से रात में डकैत हमला कर रहे हैं। और उसके खुद के जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो इसके ऊपर जो है दिन के वक्त में उसी तरीके का अत्याचार कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन के नाम पर, जिस तरीके से डकैत रात में कर रहे हैं। डकैत लूट कर ले जाते हैं और ये टैक्स कलेक्शन के नाम पर जो है वही काम कर रहे हैं। तो ये बात अपने को यहाँ पे समझ में आती है कि प्रजा की हालत कम से कम इस राजा की कहानी के केस में बड़ी बुरी चल रही है। अब अगर अपने को अंदाजा लग जाए किसी तरह से कि किस राजा की बात हो रही है, किसी तरह से कोरिलेट कर लो, कोई अगर आपको सोर्स मिल जाए तो फिर और इस पर्टिकुलर कहानी में जो बातें बताई गई इसको क्रॉस चेक कर लो, तो कम से कम आप एनालिसिस करके बता सकते हो कि हाँ यार भाई इस राजा के वक्त में ये प्रॉब्लम जो है रॉबरी की बड़ी कॉमन थी और इसके टाइम पीरियड पर टैक्स कलेक्शन के नाम पर बड़ा अत्याचार होता था। तो ऐसे जो है आप एनालिसिस कर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो। आगे ये बोलते हैं कि अब जब एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो डकैतों का आतंक है और टैक्स कलेक्टर्स का जो आतंक है, रात में डकैत जीने नहीं दे रहे हैं और दिन में आपके टैक्स कलेक्टर ने जीना मुश्किल कर रखा है। तो ऐसे वक्त में जब एक पराकाष्ठा हो जाती है, एक लिमिट हो जाती है, अब हमसे सहन नहीं हो रहा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसे वक्त में लोग क्या करते हैं, गांव के गांव छोड़ के भाग जाते हैं और वो जंगलों में रहने के लिए चले जाते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि अगर आपके ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन नहीं हो रहा, तो गांव के गांव जो है खाली हो जा रहे हैं और वो सब लोग कहां चले जाते हैं, वो जंगलों में रहने चले जाते हैं। इससे दो बातें पता चलती हैं कि यहाँ यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब एकदम अति हो जाए, अब आपसे रहना मुश्किल हो गया है राजा के राज्य में, तो गांव के गांव छोड़ के चले जाओ। ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप अपना रेजिस्टेंस बता रहे हो। और दूसरा, अब इस तरीके के अत्याचारों से बचने के लिए कहां जाया जा रहा है, जंगल में जाया जा रहा है। जंगल में जा रहे हो उसका मतलब यह हुआ कि राजा की जो भी दादागिरी है वो सिर्फ मैदानी इलाकों में चलती है या उन इलाकों में चलती है जहां पे जंगल नहीं है। अपने खुद के राज्य में भी अगर जंगलों की बात आए तो राजा का वहां पर रिट नहीं चलता, राजा की जो भी आपकी राजशाही है वो वहां पर नहीं चल रही। दूसरे शब्दों में टैक्स कलेक्टर्स भी वहां पे अंदर नहीं जा रहे हैं और अगर आप जंगल के अंदर पहुंच गए तो आप अपने हिसाब से जी सकते हो, आपके ऊपर फिर किसी का कब्जा नहीं होगा। यहीं से एक और बात समझ में आती है कि अपने आदिवासी जो लोग हैं वो इतना ज्यादा एक अलग किस्म की लाइफस्टाइल में क्यों जीते हैं। भारत में दो तरीके की व्यवस्थाएं प्रोमिनेंटली देखने को मिलती हैं। एक तो अपनी चार वर्णों की व्यवस्था है जो ओवरऑल डेवलप हुई है, और एक आदिवासियों की व्यवस्था है जिसका चार वर्णों की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल व्यवस्था है। तो क्योंकि आदिवासी जंगलों में प्रोमिनेंटली निवास करते थे और अभी अपने को एक कहानी पढ़कर समझ में आ रहा है कि जंगल में अगर आप हो तो आप राजा की जो सत्ता है वो आपके ऊपर नहीं उतना असर रखती है, उस पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे लागू नहीं होते। जंगलों में प्रोमिनेंटली आदिवासी रहते थे तो उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए वो अपनी एक अलग लाइफस्टाइल जो है वो जीते रहे और वो अपने आप में एक अलग तरीके की व्यवस्था बनी जिसका चार वर्णों की वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना एज सच था नहीं। तो ये भी अपने को यहाँ से समझ में आता है एनालिसिस करते करते। अब इसका अपने एक सवाल से कोई लेना देना नहीं है, मगर एक और चीज अपने को हिस्टोरिकल एनालिसिस पता यहाँ से चल जाती है। An analysis of the story, relationship between kings and their people, especially rural population, could often be strained। तो वही बात की, अगर हर आदमी गाली बक रहा है आपके राजा को, डिस्गाइज में जब राजा जाता है और उसको बुरा बुरा बोल रहा है, इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि राजा के रिश्ते जो हैं अपनी प्रजा के साथ में वो अच्छे नहीं है। और प्रोमिनेंट रीजन जो है इन रिश्तों के अच्छे ना होने का, इस अत्याचार का, वो है हाई टैक्स डिमांड। राजा जितनी डिमांड कर रहा है टैक्स की उतना आपसे पे करते नहीं बन रहा, और उसका जो टैक्स डिमांड का तरीका है वो इतना, उसके जो टैक्स कलेक्टर्स हैं जिस तरह से वो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसको आप बाकायदा डकैतों के साथ में जो है डकैतों के साथ में कंपेयर कर रहे हो। साथ ही साथ ये बात पता चलती है कि डकैतों का भी अच्छा खासा आतंक है, मतलब राजा बेसिकली जो एक सबसे प्रोमिनेंट आपका जो रोल होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देने का, वो भी करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं है। एंड एक और बात कि अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जंगलों में चले जाओ। जंगलों में चले जाओ इसका मतलब राजा की रिट जो है यहां पर जंगलों में एप्लीकेबल नहीं है, जंगलों के अंदर वो अपना राज नहीं चला सकता उस तरह से जिस तरह से मैदानी इलाकों में, गांव या शहरों, गांव में या गांव के क्षेत्रों में या फिर आपके शहरों में वो चला पा रहा है। अब एक तरीका तो यह है कि अगर आपके ऊपर हाई टैक्स डिमांड है कि आप भाग जाओ और टैक्स वगैरह फिर देना ही ना पड़े, मगर इसका नुकसान भी है। नुकसान यह है कि फिर अगर आप गांव छोड़ोगे तो फिर आपको अपनी सारी जमीन, अपना घर, सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा, एंड खेत वगैरह जो भी आपके हैं और आय के जो भी स्रोत हैं वो भी छोड़ना पड़ेंगे। प्लस जंगल की जो लाइफ होती है वो आसान तो होती नहीं है। तो
जब तक एकदम ही अति नहीं हो जाएगी, जब तक एकदम पराकाष्ठा नहीं हो जाएगी, कोई भी जनरली अपना घर अपनी प्रॉपर्टी ऐसे छोड़ के भागता नहीं है। वही बात यहां पर भी लागू होती है कि उस जमाने में भी लोग इतना आसानी से अपना घर जमीन तो छोड़ नहीं दिया करते होंगे। तो अगर अपनी वो जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। मगर वो जमीन छोड़ने के पहले, अपना गांव छोड़ने के पहले, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ने के पहले उन्होंने हाथ पैर भी मारे होंगे, उन्होंने दूसरे भी तरीके लगाए होंगे। तो हाई टैक्स डिमांड अगर राजा और प्रजा के बीच में विवाद का मुद्दा है, राजा जितना मांग रहा है प्रजाओं को उतना देने में तकलीफ है, या वो अपनी मर्जी से वो नहीं दे पा रहे हैं, उतना देने में वो सक्षम नहीं है, और उससे फिर बचने के लिए, अति होने पर अगर वो जंगल में भाग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए और दूसरे भी उपाय किए गए होंगे। जो दूसरा उपाय उन्होंने किया था, या जो दूसरे तरीके लगाए थे, वो ये था कि ऑपरेशन से बचने के लिए वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। प्रोडक्शन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो फिर आप ज्यादा मात्रा में टैक्स की जो डिमांड है उसको पे कर पाओगे, और अपनी जिंदगी जैसी चल रही है उसको जी सकोगे, उसको आप नॉर्मली कंटिन्यू कर सकोगे। इसको इस तरह से समझिए, आप अपने जिस घर में रह रहे हैं, हंसी खुशी अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी वहां पे काटी है, और एक दिन टैक्स की डिमांड इतनी बढ़ जाए, बिजली का बिल इतना बढ़ जाए, वाटर का टैक्स इतना बढ़ जाए, बाकी चीजें इतनी बढ़ जाए कि वहां पे जीना मुश्किल हो जाए, और पुलिस वाले डंडे लेके खड़े हैं कि भाई पैसे नहीं दोगे तो फिर आपको हम जो है यहाँ से निकाल देंगे। ऐसी परिस्थिति में आदमी वो घर छोड़ के भाग नहीं जाएगा। वो घर छोड़ के भागने के पहले, या उस घर को या अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसे अबैंडन करने के पहले, हर वो तरीका जो लगा सकता है उस पैसे को चुकाने का और अपनी जिंदगी को किसी तरह से सस्टेन करने का, वो करेगा। वही बात इन लोगों पर भी लागू होती है कि जंगल में भागने के पहले अपनी तरफ से जो कर सकते थे इन्होंने सब चीजें करी, और जो किया वो क्या था, हाई टैक्स डिमांड को मीट करने के लिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो फिर आप हाई टैक्स डिमांड पे कर सकोगे। अब ये देखेंगे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या तरीके लगाए गए थे, उसका एनालिसिस अपन लोग यहां से करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है, इसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। देखते हैं सर। चलें अब ये टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। और इसमें प्रोमिनेंटली हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो चीजें की गई थी उसी के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में ही क्यों बात करेंगे, उसकी दो वजह हैं। पहला तो ये कि पूरा का पूरा समाज प्रोमिनेंटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगा हुआ था। तो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको समझेंगे, तो उससे समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस इन स्ट्रेटजीज के अडॉप्शन के चलते हुए, वो हमको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, अगर इस वक्त एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरी चीजें होती भी थी जिनका ट्रेड हो रहा है या बाकी चीजें हो रही हैं, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर एग्रीकल्चर के साथ में ही जुड़ती थी। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजीज को लगाया गया कि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, उसको अगर समझेंगे तो इससे दूसरे जो टर्शरी और सेकेंडरी सोर्सेस हैं उसमें क्या इंपैक्ट आया होगा वो समझना भी हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, उसका भी एनालिसिस हम बेहतर तरह से कर सकेंगे। तो देखते हैं इसे, किस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था या क्या स्ट्रेटजीज लगाई गई थी, वो स्टडी करते हैं। वन स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टिंग फ्लो एग्रीकल्चर. It spread in fertile alluvial river valleys of Ganga and Kaveri from 6th century before Common Era. Iron-tipped plowshare was used to turn alluvial soil in areas having high rainfall. तो एक तरीका कि आपका जो पैदावार है वो कैसे बढ़ाई जाए। राजा हंटर मार रहा है कि ज्यादा हमको हाई टैक्स चाहिए, राजा हंटर मारे चला जा रहा है कि हाई टैक्स चाहिए। हाई टैक्स चुकाने का तरीका एक ही है कि अपनी जो आमदनी है या अपनी जो इनकम है वो बढ़ाई जाए। इनकम इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, दूसरे शब्दों में खेती से जो पैदावार या जो उपज हो रही है उसको बढ़ाया जाए। अब सवाल उठता है कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए, तो उसका एक तरीका ये था कि आप फ्लो एग्रीकल्चर शुरू कर दो, या यूं कहना चाहिए हिंदी भाषा में कि हल की मदद से एग्रीकल्चर को ज्यादा करो। हल या फिर हल का इस्तेमाल कर कर जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको फ्लो एग्रीकल्चर बोलते हैं। फोटोग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। ये जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है इसको प्लो एग्रीकल्चर बोला जाता है। इसमें हमारे पास में लकड़ी का एक हल होता है, और उस लकड़ी के हल में आयरन की एक टिप लगाई जाती है, और इसको फिर इस तरह से बैलों के साथ में बांध कर जोत कर खेतों में चलाया जाता है। तो इससे होगा ये कि जब ये हल चलेगा तो ये अपने साथ में मिट्टी को टर्न करता हुआ जाएगा, और इससे आपकी फरोज बन जाएंगी। अब ये जो फरोज या छोटी छोटी नालियां बनी हैं उसमें फिर आप अपने बीज लगाओ, और उसके ऊपर पानी डालते हुए उसे बंद कर दो, और उसके बाद में फिर वो उगेगी। अब अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर एक तरीका यह है कि आपको ये जो फरोज है वो खुद बनाना पड़ेंगे अपने हाथ से बैठकर। आप इमेजिन करिए आपके पास में एक ठीक ठाक बड़ा अगर खेत है 100 मीटर की लेंथ में, और अगर 50 मीटर की विड्थ में अगर एक खेत है, और आपको खुद अपने हाथ से उसमें इस तरह से छोटे छोटे नालियां या छोटे छोटे फरोज खुद बनाना पड़ रहा है खोद खोद के, तो उसमें कितना टाइम जाएगा और उसमें कितनी एनर्जी लगेगी और कितने ज्यादा लोग लगेंगे घर के। अकेला आदमी करेगा तो उसको तो और ज्यादा वक्त लग जाएगा। उसी की जगह अगर आपके पास में एक हल है
लकड़ी का अगर आपके पास में हल है, नीचे आपने उसमें आयरन का टिप लगा दिया और उसके बाद में उसको बैलों के साथ में जोत के अगर आप अपने खेतों में चला रहे हैं, तो जितना वक्त आपको इंडिविजुअली खुद अपने हाथ से करने में लगता है उससे तो कंपैरेटिवली कम समय लगेगा। कम समय में अगर आप अपना खेत को जोत सकते हो तो फिर उसके बाद में जल्दी से जल्दी आप जो है अपना प्रोडक्शन जल्दी जो है आप फिर इसमें अपना बीज वगैरह लगा सकते हो और उसके बाद में फिर उसका जो है खेती जल्दी हो सकती है। अब जब आपने जितना टाइम में पहले अपने हाथों से अपने खेती बाड़ी करते थे, हल का इस्तेमाल करने के चलते आप उससे कम वक्त में उसको कर पाओगे। तो उस वक्त में जमीन की ऐसा कोई खास कमी तो होती नहीं थी। अगर जंगल वगैरह है, पेड़ वेड़ काट के अगर आप अपनी जमीन को फैलाना चाहते हो तो फैला सकते हो। ये अगर आप करोगे तो अब अगर आपके पास में समय है तो फिर आप इसमें अपनी एनर्जी लगा सकते हो। पता चला आपके पास में जमीन बढ़ गई तो फिर वहां पर जो है खेती बाड़ी करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे जो है धीरे 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 अगर आप प्लो एग्रीकल्चर करोगे, उस जमाने में तो हाथ से जो खेती बाड़ी की जा रही थी, हाथ से जो प्लोइंग की जा रही थी, उसकी अपेक्षा यहाँ से जो प्लो एग्रीकल्चर की मदद से खेती बाड़ी की जाएगी, वो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोडक्शन बढ़ा देगी, आपकी पैदावार जो है वो बढ़कर आने लगेगी। ये हल की एक और फोटोग्राफ देखिए। अब ये लकड़ी का पूरा हल है और इसमें ये नीचे की तरफ में आयरन की एक टिप होती है। अब अगर आयरन की टिप जो है उसकी नोक जाने लगे तो फिर उस नोक को आपने बनवाना पड़ता है बार बार लोहार के पास जाके, और अगर एक वक्त के बाद में वो टूट जाए तो फिर इस नोक को आपने चेंज करवाना पड़ता है। यहां से अब आयरन की इसमें नोक लगी हुई है तो यहीं से एनालिसिस करके जो मैंने कहा था कि आपका जो एग्रीकल्चर है उस पर बाकी सेकेंडरी और टर्शरी सारे सेक्टर डिपेंड करते थे। यहीं से अपने को एक और बात समझ में आती है कि कोई ना कोई ऐसा आदमी भी होगा जो आयरन का काम करता होगा, है कि नहीं है। यहीं से अब एक बात क्लियर है कि आयरन जो है वो हमेशा ऐसा तो एज इट इज तो रहने नहीं वाला। आयरन की टिप टूटेगी भी और उसकी जो धार है वो कुंद भी पड़ेगी, आपको वक्त वक्त पर उसको बदलाना भी पड़ेगा। इसका मतलब गांव में कम से कम एक लोहार तो कोई होगा जो आयरन का काम करता होगा। यहां से अपने को एक और बात समझ में आई कि जैसे जैसे फ्लो एग्रीकल्चर बढ़ा होगा वैसे वैसे जो लोहारों का काम है, जो ब्लैक स्मिथ का काम है, वो इंक्रीज हुआ होगा। और इसी के साथ साथ ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं समाज का एक मुख्य अंग बने होंगे। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ में ये जो लोहे का काम करने वाले लोग हैं इनकी भी संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा है तो केटर करने के लिए सप्लाई किसी न किसी को तो करना है। तो यहां से अपने को ये बात भी समझ में आती है कि एग्रीकल्चर से, अब इसमें किताब में ऐसा जिक्र नहीं है मगर इनडायरेक्टली अपने को समझ में आ गया कि यार एक और जो है समाज का तबका या एक और जो प्रोफेशन है उसको इसके चलते उत्थान मिला है। तो ये जो प्लो एग्रीकल्चर है इसकी मदद से एग्रीकल्चर बढ़ सकता है और इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा आप चुका के राजा से अपना पीछा छुड़ा लोगे। ये बात क्लियर हो गई। एंड प्रोमिनेंटली ये जो चीज है वो अपने को देखने को मिलती है गंगा की जो वैली थी और कावेरी की जो वैली थी, इन दो इलाकों में। वैसे तो अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करो तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थोड़ा पहले से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रहा था। आयरन जो है हम लोगों ने 1500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास जो है डिस्कवर कर लिया था। धीरे 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 उसका इस्तेमाल बढ़ रहा था। तो एग्जैक्टली आयरन कब खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने लगा, 1000 बीसी के आसपास वो प्रोमिनेंटली इस्तेमाल हो रहा था। मगर इसका जो प्रचलन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ हमको दिखता है वो दिखता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में। तो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में प्लो एग्रीकल्चर प्रोमिनेंटली जो है लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया और ये बड़ी तेजी से जो है फैलना शुरू हुआ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दो इलाके ऐसे हैं जहां पर ही हमको ज्यादा तेजी के साथ में, ज्यादा प्रोमिनेंस के साथ में फैलता हुआ, स्प्रेड करता हुआ दिखता है। एक तो गंगा रिवर वैली का जो पूरा इलाका है और दूसरा जो कावेरी का रिवर वैली का इलाका है। दो जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी दो जगहों पर इसका प्रोमिनेंट इस्तेमाल क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां पर हमको एल्यूवियल सॉइल काफी बड़ी मात्रा में मिलती है। एल्यूवियल सॉइल को अब ये आयरन टिप का जो प्लो शेयर है, यानी कि जो लोहे की नीचे उसमें जो नोक लगी हुई है, ये लकड़ी का जो हल है जिसमें लोहे के नीचे नोक लगी हुई है, इसकी मदद से इस एल्यूवियल सॉइल को टर्न करना आसान था। यहाँ पे बारिश भी खूब होती थी तो उसके बाद में जल्दी से आप उसको अगर आप वो बीज लगाकर छोड़ दोगे और पानी आता है तो वो मिट्टी को फिर भर देता था और उसके बाद में अपना वो उसमें जो भी फिर पानी वगैरह देना है अपने देना है, नहीं तो रेन वगैरह के चलते उसको पानी मिल जाएगा और अपना वो ग्रो करेगा और जब फाइनली फसल आएगी तो आप उसे काट सकते हो। दोनों इलाके में दिखाता हूँ। ये गंगा वैली जो है, पूरा ये इलाका, गंगा वैली का मतलब सिर्फ अकेली गंगा रिवर नहीं है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के चलते जो पूरा आपका रिवर सिस्टम डेवलप होता है उसकी बात हो रही है। तो जब गंगा वैली की बात होती है तो ये पूरा इलाका, मैं रंग चेंज कर लेता हूं पेन का, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये जो गंगा वैली की जब बात होती है तो प्रोमिनेंटली इस पूरे इलाके की बात हो रही है। थोड़ा सा ये जो हाईलाइट करके आपको दिख रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की भी रिवर वैली सिस्टम इसमें इंक्लूड हो गया, प्रोमिनेंटली गंगा की बात करते हैं। तो ये जो आपका रिवर सिस्टम है, वैसे तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो मगर ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में थोड़ा अलग तरीके का एग्रीकल्चर होता है तो वो भी डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको हटा दिया। ये जो इलाका है
इस पूरे इलाके में, एक पूरा गंगा वैली का इलाका है, यहाँ पर प्लो एग्रीकल्चर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में बड़ी तेजी से हमको बढ़ता हुआ दिखता है। और जितना ज्यादा तेजी से बढ़ा उसी के साथ में एग्रीकल्चर बढ़ा। और तब से लेके आज तक अगर हम देखेंगे तो प्रोमिनेंटली, क्योंकि इस इलाके में नदियां बहुत सारी हैं, एल्यूवियल सॉइल अच्छी खासी फर्टाइल होती है, बारिश भी बढ़िया होती है, तो इस इलाके में जमकर जो है खेती बाड़ी होती है। और जिस इलाके में खूब खेती बाड़ी हो रही है, जिस इलाके में अच्छा बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपके पास में खेत बढ़ते जा रहे हैं, अकेले एक आदमी से तो पूरे पूरे खेत भी नहीं जोते जाएंगे एक वक्त के बाद में, भले आप हल लगा लो, तो फिर वो सामने वाला ज्यादा बच्चे करेगा ताकि उसके साथ में और ज्यादा लोग जुड़े जिनकी मदद से वो खेती अच्छे से कर सके। तो उसी के चलते फिर इस पूरे इलाके में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है। आज तक भारत की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये जो गैंगेटिक बेल्ट है, पूरा ये यूपी से लेकर, वेस्टर्न यूपी से लेकर बंगाल तक का जो इलाका है, इनफैक्ट बांग्लादेश तक का पूरा इलाका, इस पूरे इलाके में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। वजह जो थी यहाँ पे, ये आपका जो फ्लो शेयर एग्रीकल्चर है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और इसके चलते फिर बड़ी मात्रा में बम्पर प्रोडक्शन, बढ़ता हुआ एग्रीकल्चर, अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, ज्यादा बड़े परिवार ताकि वो सपोर्ट कर सके। और वो लीगेसी फिर आज तक चली आ रही है। जो बच्चे हुए उनके बच्चे करते करते आज की तारीख में फैमिली प्लानिंग सब फेल हो रही है। और इस इलाके में सबसे ज्यादा भारत की है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फॉर दैट मैटर, पॉपुलेशन डेंसिटी हमको देखने के लिए मिलती है। अब ये तो गंगा वैली हो गई। दूसरा, कावेरी का जो डेल्टा है, कावेरी वैसे तो शुरू यहां से होती है और यहां पे आती है, मगर कावेरी के डेल्टा की प्रोमिनेंटली बात की जाए तो ये इलाका, ये जो कावेरी का डेल्टा है, यहां पर आकर कावेरी कई सारे टुकड़ों में टूटती है, कई सारे हिस्सों में टूट के उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहां पर जो खेती बाड़ी हो रही थी प्रोमिनेंटली, यहां पर प्लो शेयर का इस्तेमाल होता था। बाकी जगहों पर भी चलाए जा रहे थे हल वगैरह, मगर यहां पे आयरन प्लो शेयर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपने को देखने को मिलता है। तो और यहां पे भी एल्यूवियल सॉइल है, यहां पे भी प्रोमिनेंटली एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, तो दोनों जगहों पर। और बारिश भी खूब हो रही थी, तो खेती बाड़ी इस तरीके से आयरन प्लो शेयर की मदद से की जा रही थी। However, use of iron plowshare remained confined to certain regions only despite increasing productivity. Cultivators in semi-arid regions like Rajasthan and Punjab did not adopt it till 20th century. तो यहां से अपने को एक बात समझ में आती है कि हल का इस्तेमाल करोगे तो उसकी मदद से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इसके चलते गैंगेटिक वैली में और कावेरी के जो इलाके हैं, कावेरी के जो डेल्टा का इलाका है, वहां पे जमकर जो है फसल वगैरह जो है उगाई गई, खूब जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह फैला, उसके चलते पॉपुलेशन बढ़ गई और 10 चीजें हुई। मगर इसके बाद भी कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट इससे अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, पूरे भारत में यूनिफॉर्मली इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को नहीं मिलता। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि फ्लो शेयर एग्रीकल्चर एक तो एल्यूवियल सॉइल में किया जा रहा था, उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट उस वक्त निकल कर आ रहे थे। और दूसरी बात यह कि ये उन इलाकों में ज्यादा सक्सेसफुल था जहां पर खूब बारिश होती हो। अब ऐसे इलाके जहां पर उतनी बारिश ही नहीं होती, नेचुरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो पोर्शन जहां उतनी बारिश ही नहीं हो रही, वहां पर आप घिस घिस के आप जो है अपना जो आपका जो हल है उसे घिस घिस के मर जाओ, तो भी आपको उस तरीके का प्रोडक्शन या उस तरीके की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं दिखेगी जिस तरीके की प्रोडक्टिविटी इन इलाकों में हो रही थी। वजह यह है कि उतनी बारिश नहीं हो रही है। तो इसके चलते डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फ्लो शेयर एग्रीकल्चर के चलते इन इलाकों में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, मगर वो इलाके जहां पर कंपैरेटिवली उतनी बारिश नहीं होती थी, वहां पर उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, या उसका अडॉप्शन हमको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, आयरन फ्लो शेयर का इस्तेमाल जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ सर्टेन रीजन्स तक कन्फाइंड रहा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन रीजन्स में इसने प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ा दी, ज्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन शुरू करवा दिया। सेमी एरिड रीजन्स की बात की जाए, सेमी एरिड रीजन्स का मतलब जहां पे उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, कम बारिश होती है, मीडियम बारिश होती है, ऐसे इलाके जिसमें राजस्थान का इलाका आ जाता है या पंजाब का इलाका आ जाता है। तो राजस्थान और पंजाब जैसे सेमी एरिड इलाकों में 20वीं शताब्दी तक, यानी कि 1900 तक जो है आयरन फ्लो शेयर का इस्तेमाल नहीं होता था। वहां पे खेती बाड़ी दूसरे तरीकों से या ट्रेडिशनल मेथड से होती थी। ये जो आपके आयरन के जो हल हैं या फिर ये लकड़ी के हल जिसमें नीचे आयरन की टिप लगी हुई है, इसका इस्तेमाल यहाँ पर 20वीं शताब्दी तक नहीं हुआ है। तो ये भी एक बात अपने को समझाती है कि कितना ज्यादा जो है ये आयरन फ्लो शेयर का इस्तेमाल एक सर्टेन रीजन तक कन्फाइंड था। ये बात अपने को यहाँ पे समझ में आता है। Similarly, in hilly areas of northeast and central India, hoe agriculture was used as it suited the terrain better. तो अब इसके अलावा एक तो ये हो गया कि जहां पे बारिश नहीं हो रही है वहां पर आपका जो ये आयरन फ्लो शेयर है वो फेल है, या फिर उसके रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे जैसे आने चाहिए, तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ या उस तरह से अडॉप्ट नहीं हो पाया। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर भी हल की मदद से खेती नहीं की जा सकती थी। अब पहाड़ी इलाके आपका यूनिफॉर्म उतने नहीं है, उसमें आपको इस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। आयरन फ्लो शेयर चलाने के लिए जो एक सबसे बुनियादी जरूरत है वो ये है कि आपका जो खेत है वो कम से कम फ्लैट होना चाहिए, वो फ्लैट जमीन के ऊपर या मैदानी इलाकों में होना चाहिए। आप पहाड़ों
पहाड़ों में आपने वो देखा होगा जैसे चाय के बागान है और इस तरीके से जो खेती बाड़ी होती है, ऑर्चार्ड जो लगाए जाते हैं, सेब के बागान वगैरह हो गए, वो स्लोप्स के ऊपर होते हैं या ऊपर खावड़ जमीन पर होते हैं। ऐसी जगहों पे प्लो शेयर एग्रीकल्चर किया नहीं जा सकता। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो बैलों को उस तरह से लेकर चलना मुश्किल है, सीधी लाइन में फल चला नहीं पाओगे। तो मध्य प्रदेश के जो या सेंट्रल इंडिया के जो पहाड़ी इलाके थे, विंध्य वगैरह का पोर्शन हो गया, या नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो गए जो हिली एरियाज हैं, वहां पर भी ये जो प्लो एग्रीकल्चर है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर एक दूसरे तरीके का एग्रीकल्चर हुआ जिसका नाम था हो एग्रीकल्चर, और इसका इस्तेमाल यहां पर इसलिए हुआ क्योंकि वो इस टेरेन को ज्यादा बेटर सूट करता था। हो एग्रीकल्चर क्या होता है, उस फोटोग्राफ देखिए। ये जो इस तरीके का आपको फावड़ा देखने को मिलता है, या इसका जो छोटा रूप गेती देखने को मिलती है, इसको हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं। फावड़े या गेती की मदद से अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो उसको हो एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है जी, इसको हो एग्रीकल्चर। और हो एग्रीकल्चर बोला जाता है, और कहां पर इस्तेमाल होता है, जो हिली रीजन्स हैं प्रोमिनेंटली वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। हिली रीजन्स में हो एग्रीकल्चर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और अगर हम ये बोलें कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से हिली रीजन्स में या कौन कौन से रीजन्स में हो एग्रीकल्चर इस्तेमाल होता था, दो हैं, याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल इंडिया, दूसरा नॉर्थ ईस्ट। पूरे सेंट्रल इंडिया में भी नहीं, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में भी काफी आपका मैदानी इलाका पड़ता है। सेंट्रल इंडिया का जो हिली रीजन, जो विंध्य का इलाका पड़ता है, सतपुड़ा का इलाका पड़ता है, मैखल की जो रेंजेस हो गई, महादेव हिल्स हो गए, उसके आसपास का जो पूरा इलाका हो गया, यहाँ पर जो हिली रीजन है, यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो, और बाकी नॉर्थ ईस्ट में जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने गेती फावड़े का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से हो एग्रीकल्चर किया गया। देखिए, हो एग्रीकल्चर इस तरीके से किया जाता है। तो ये जो है कुछ तरीके थे जिसकी मदद से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा था। अच्छा, एक और चीज यहीं पर आती है, उसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन एक टेक्निक है जिसकी मदद से चावल की बंपर पैदावार जो है होना शुरू हुई थी, या जो पैडी का जो प्रोडक्शन होता है, खरीफ की जो फसल होती है, उसमें प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ी थी। उसको भी अब हम लोग देखते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इज यूज्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन इन एरियाज वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल। तो ट्रांसप्लांटेशन एक तकनीक है जिसकी मदद से पैडी कल्टीवेशन होता है, धान की खेती की जाती है। और ये कहां पर इस्तेमाल होता है, ऐसे इलाकों में जहां पे पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। हियर सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट व्हेन द सैपलिंग्स हैड ग्रोन, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन वाटरलॉक्ड फील्ड्स। तो सबसे पहले इसमें जो आपके धान के जो बीज होते हैं, इनको एक इलाके में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और वहां पे इनको बड़ा किया जाता है। जब छोटे छोटे सैपलिंग्स बड़े हो जाते हैं, या थोड़े थोड़े से जब पौधे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में एक पूरा का पूरा खेत बनाया जाता है और उसमें पानी भर के तैयार किया जाता है, या फिर वो खेत को मेड़ वेड़ बना के अच्छे तरीके से वाटर लॉक किया जाता है, और फिर बारिश आती है तो उसके चलते खेत पूरा भर जाता है। अब वो भरे हुए खेत में फिर अल्टीमेटली अब जाके जो है धान की रुपाई करते हो। समझिएगा बात को, पहले क्या किया गया है, किसी दूसरे इलाके में आपने सीड्स को ब्रॉडकास्ट किया, उन सीड्स की को वहां पर उगाया और उसकी मदद से सैपलिंग्स वगैरह बनाकर तैयार कर लिए। वो पौधा थोड़ा 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 जो है उगाया, जमीन से बाहर निकल गया। उसके बाद आपने फिर क्या किया है, एक खेत लिया, उसको आपने इस तरह से मेड़ वगैरह बना के तैयार किया कि वो जो है चारों तरफ से आपका वाटर क्लॉग हो गया उसमें। अब या तो आप अलग अपनी तरफ से लाके पानी इसमें भरो और पूरा खेत भर दो, या फिर बारिश का इंतजार करो कि वो पूरा का पूरा जो खेत है उसको पानी से भर दे। एक बार जब ये खेत पानी से भर गया, तब वो सैपलिंग्स आपने वहां से उखाड़े और यहां पर लाकर अपने हाथों से आपने इस पानी से भरे हुए खेत में उनकी रुपाई शुरू कर दी। ऐसा करने पर यह पाया गया कि नॉर्मली अगर आप जिस इलाके में आपने वो सैपलिंग्स को लगाया था, वहीं पर अगर आप उसको बड़ा करते तो जितनी मात्रा में वो सैपलिंग्स जिंदा बचते और जितना पैदावार मिलती, उसकी अपेक्षा अगर इन सैपलिंग्स को निकाल के फिर आपने इस पानी से भरे हुए खेत में लगा दिया, तो यहां पर इन सैपलिंग्स के जिंदा रहने की या सर्वाइवल की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इसके चलते जो प्रोडक्ट आपका जो पैदावार निकल कर आनी है, वो जिस इलाका जो पहले आपने जहां पे लगाया था, अगर वहीं पर उगाते तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा पैदावार निकल कर आएगी। मतलब क्या, एक जगह पे आपने सीड्स ब्रॉडकास्ट कर दिए, वहीं से आपने सैपलिंग्स निकाले, वहीं पे आपने सैपलिंग जो है उनको बड़ा होने दिया, और वहीं से अगर आपने अपनी यील्ड ली, वहीं पर आपने खेती बाड़ी करके अल्टीमेटली उनको निकाला, तो यहां पर जो आउटपुट आएगा, और उसकी जगह ये सैपलिंग्स को अगर आपने पानी से भरे हुए खेत में जो है खोद यहां से निकाल के उनको वापस ट्रांसप्लांट किया, और यहां से जो यील्ड आएगी, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये जो यील्ड है, इस वाली यील्ड से बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगी, या प्रचुर मात्रा में। अगर यहाँ पे आपको 25 किलो मिल रहा है, तो पता चला यहाँ पे 35 से 40 किलो के आसपास या फिर 45 किलो के आसपास तक जो है प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट जो है इन सैपलिंग्स का ज्यादा है। यहाँ पे जब ये बड़े होंगे तो इनके सर्वाइव होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहते हैं, मगर अगर इनको आपने इस तरीके से एक अलग इलाके में उगा के फिर एक पानी से भरे हुए खेत में
रख दिया, अगर रुपाई कर दी और उसके बाद में देखा तो फिर यहाँ पे सर्वाइवल का रेट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सर्वाइवल का रेट बढ़ जाएगा, पौधे ज्यादा मात्रा में जिंदा रहेंगे तो ज्यादा मात्रा में चावल की खेती हो पाएगी, धान की खेती हो पाएगी, पैडी की खेती हो पाएगी या पैडी कल्टीवेशन हो पाएगा। और इस तरह से फिर ये ट्रांसप्लांटेशन का जो मेथड था इसका इस्तेमाल कर 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 खास तौर पे गैंगेटिक वैली में खूब बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन होना शुरू हुआ। बंगाल का जो इलाका है, जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, या बंगाल का इलाका खास तौर पे हो गया, बिहार का कुछ इलाका हो गया, छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन हो गया, या फिर आज का झारखंड का कुछ इलाका हो गया, यहाँ पर इतना चावल उगाया गया इस पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करते करते कि वक्त के साथ में वो वहां पे उनका स्टेपल फूड हो गया। और आज तक प्रोमिनेंटली इन इलाकों में चावल जो है स्टेपल फूड के तौर पर खाया जाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन 2500 साल पहले कामयाब हो गया और इसके चलते बंपर पैदावार जो है यहाँ पर चावल की होने लगी। अब इतना ड्रामेटिक प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ गया गंगा वैली के कुछ इलाकों में, वही बात जो मैंने कही कि वो बकायदा फिर उसके चलते बंगाल, काफी सारे बिहार के इलाके, पूर्वांचल वगैरह पूरा अगर आप देख लो, सीमांचल का इलाका, पूर्वांचल पूरा ये इलाका हो गया, बंगाल बिहार। और बंगाल जब बोल रहा हूं तो उसमें बांग्लादेश को भी आप इंक्लूड करके बात करिएगा। और इसके अलावा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका हो गया। प्रोमिनेंटली यहाँ पर जो है चावल स्टेपल फूड बन गया, बड़ी मात्रा में जो है खाया जाने लगा, क्योंकि ड्रामेटिकली जो है बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन ट्रांसप्लांटेशन की का प्रोसेस इस्तेमाल करने के बाद में गैंगेटिक वैली के इलाकों में इंक्रीज होता चला गया। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ इरिगेशन के बारे में। सिंचाई का जो इस्तेमाल किया गया है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, किस तरह से किया गया, उसको हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। It was another strategy adopted to increase production through wells, tanks and canals. तो सिंचाई या फिर इरिगेशन का जो प्रयोग था ये भी एक और स्ट्रैटेजी थी जिसकी मदद से प्रोडक्शन को बढ़ाया गया या बढ़ाने की कोशिश की गई। इसमें काफी सारे कुएं खोदे गए, वेल्स वगैरह खोदे गए, कई जगहों पे बावड़ियां या टैंक्स बनाए गए और काफी सारी नहर काटी गई, कैनल्स वगैरह बनाई गई। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास में एक खेत है, अब उस खेत में ऑब्वियस सी बात है अगर आपने खेती बाड़ी करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। अब पानी आप लेकर आते थे एक पर्टिकुलर, कहीं पे कोई नदी है कि गांव में कहीं आसपास बहती थी, वहां से जब तक अपने जरूरत की खेती बाड़ी करते थे या थोड़ा छोटा इलाका आप जोत रहे थे, तब तक आप और परिवार के 5-7 जितने भी लोग हैं वो जाके पानी ले आते थे और उसकी मदद से अपना काम चल जाता था। मगर जब राजा ने हंटर मारना शुरू किया और उसने बोला कि मुझे तो भाई ज्यादा टैक्स चाहिए, तो फिर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा मतलब ज्यादा बड़े एरिया में खेती बाड़ी करना पड़ेगी, मतलब ज्यादा पानी लगेगा। अब ज्यादा पानी के लिए आपको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि जितने पानी की रिक्वायरमेंट है, अब आप दिन भर भी जो है अपनी कमर तोड़ो तो भी उतना पानी आप नहीं ला पाओगे और आपको खेती के सीजन में रोज पानी चाहिए। ऐसे में अब क्या करें? ऐसे में एक तरीका तो यह है कि अपने खेत में कहीं पर या खेत के आसपास कहीं पर कुआं खोद लो, तो जो पानी आप एकदम दूर नदी से या कहीं से लेकर आ रहे थे या तालाब से ला रहे थे, वही पानी अगर यहाँ पे अपने को खेत में निकल कर आ गया कुएं वगैरह में, तो उससे अपना काम चल जाएगा, दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका इस्तेमाल किया गया। कई बार अगर अब आपके जो जिस इलाके में खेती बाड़ी कर रहे हो, अब अगर वाटर आपका जो अंडरग्राउंड है वहां पे अगर वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत गहरा खोदने पे भी कुएं में अगर पानी नहीं आ रहा, या फिर वहां से कोई पानी की झीर जाती ही नहीं है, पानी की कोई झीर अगर वहां नीचे जा ही नहीं रही अंडरग्राउंड, और आप कितना भी खोद लो वहां पानी नहीं है, तो ये एक तरीका फेल हो जाता था। मगर प्रोमिनेंटली इसका इस्तेमाल किया गया, वेल्स वगैरह खूब बनाए गए। तो जहां पे पानी निकल आया वहां पे अपना काम चला, बट जहां पे पानी निकल के नहीं आया वहां पे फिर ये किया गया कि गांव वालों ने आसपास में कहीं पे टैंक्स बना लिए और वो लोग सब जाके सामूहिक तौर पर कहीं पे दूर से अगर कोई नदी थी तो वहां से लाके वो पानी उसमें भर लेते थे और फिर अपनी अपनी जरूरत का इस्तेमाल किया जाता था। या ये था कि एक टैंक वगैरह या एक बावड़ी या एक तालाब वगैरह कुछ ऐसा बना दिया और फिर वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता था बारिश में और उसका फिर इस्तेमाल करके ये लोग अपना काम चलाते थे। कई जगहों पे जब ये तरीका भी जब आप कह सकते हैं कि जरूरतें पूरी नहीं करता था या फेल होता था, तो फिर तीसरा तरीका इस्तेमाल किया गया, नहर बनाई गई, नहर काटी गई और नहर काट के फिर इसका पानी गांव या जिस भी क्षेत्र में आपको खेती बाड़ी करनी है वहां पे लाया गया और इसकी मदद से फिर खेती बाड़ी की गई। अब कैनल्स को मैं पहले थोड़ा दिखाता हूं फिर डिस्कस करता हूं। नहर कैसे बनाई जाती थी थोड़ा देख लेते हैं। ये जैसे अगर एक नदी जा रही, या चलें पहले बेसिक आइडिया समझते हैं। ये अगर कोई नदी जा रही है और आपका गांव यहाँ पे है, आपको इस नदी का पानी चाहिए, आपने खोद के देख लिए, कुएं कितने भी गहरे खोद लिए जाएं, पानी की क्योंकि जमीन के नीचे झिर नहीं जा रही, तो आपको
इसमें पानी नहीं मिल रहा, और आपने ये तालाब वगैरह बनाकर भी देख लिया, खेती अब इतने बड़े लेवल पे करना पड़ रही है कि सारे गांव के जो अलग अलग किसान हैं उनके लिए जितना वाटर चाहिए वो तालाब में या फिर जो वाटर टैंक आपने बनाया है उसमें इकट्ठा नहीं हो पा रहा। अब क्या करें? लास्ट तरीका बचता है नहर खोदने का या नहर बनाने का, कैनल बनाने का। आपके गांव से एक सर्टेन डिस्टेंस में नदी जा रही है, आपने क्या किया, यहाँ से एक नहर काटना शुरू करी और अपने गांव तक आप ये नहर काट के लेकर आ गए। अब ये पानी जो इस डायरेक्शन में बह रहा था, जब आपने नहर काटी तो उसको बहने के लिए एक और डायरेक्शन मिल गया, तो बहते बहते जितना दूर आप लेकर आना चाहते हो वहां तक ये पानी आएगा। आप ये, क्योंकि नदी का पानी है, नॉन स्टॉप सप्लाई है, जितना चाहिए उतना इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो यहीं पर जहां पे नहर काटी थी यहाँ पर आपने एक स्टॉपेज बनाया था, उस स्टॉपेज को आपने बंद कर दिया, तो पानी तो अपना वैसे भी नेचुरली इसी डायरेक्शन में बह रहा था, उसी को आपने डायरेक्शन दिया था बहने के लिए, तो यहाँ बहकर आ गया। जैसे आपने स्टॉपेज बंद किया तो पानी अपना नॉर्मल बहने लगा। इस तरह से आपकी जितनी वाटर रिक्वायरमेंट थी नहर काट के पूरी हो गई, और जब आपको जरूरत खत्म हो गई आपने नहर का मुंह बंद कर दिया। फिर नहर, पानी की जरूरत है, नहर का मुंह खोलो, पानी भर भर के इस्तेमाल हो, कर लो जितना करना चाहते हो, फिर नहर का मुंह बंद कर दो। तो ये जो है कैनल्स काटने का बेसिक आइडिया है कि कैनल्स क्यों काटे जाते हैं। फोटोग्राफ देखिए, अब ये नदी जा रही है, इसमें उन्होंने इस तरीके से 1 2 3 जो है इसमें कैनल्स काट लिए, और जितना भी आगे तक लेकर जाना चाहते हैं वहां तक वो लेकर गए, और खूब जो है यहाँ पे इन कैनल्स की मदद से आप सिंचाई कर सकते हो, इरिगेशन किया जा सकता है। अब ये तो खैर ड्राइंग है, रियल फोटोग्राफ देखिए। कहीं पे कोई एक सर्टेन डिस्टेंस में नदी बह रही होगी, वहां से नहर काटते काटते इस पूरे इलाके में ये नहर आगे तक बनाई गई है, इसमें अब ये पानी जा रहा है। इस साइड में आपके खेत बने हुए हैं, जिसको पानी चाहिए वो इससे ले ले और अपनी खेती बाड़ी कर ले। तो ये नदी पता नहीं कितने डिस्टेंस पर होगी, और यहाँ पर ये नहर जो है बनाई गई है, ये कैनल काटा गया है, एंड इसकी मदद से ये पूरा इलाका जो देखने में ऐसा लग रहा है कि सेमी एरिड है। अगर ये पानी यहाँ पर नहीं आता तो शायद यहाँ पे अनाज की एक बूंद भी जो है, एक अनाज का यहाँ पे एक दाना भी जो है नहीं उगाया जाता। मगर ये नहर यहाँ पर आ गई तो इस पूरे इलाके में अच्छी खासी खेती बाड़ी हो रही है, और वो क्षेत्र जहाँ से एक दाना भी अनाज का नहीं होता वहां से आपको ठीक ठाक बम्पर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो नहर काटी जाए या कैनल्स अगर बनाई जाए तो इसकी मदद से ऐसे इलाकों की भी सिंचाई की जा सकती है जहाँ पे खेती बाड़ी करने का पहले कोई स्कोप नहीं था, और उन इलाकों से भी जो है प्रोडक्शन करवाया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये अपने को समझ में आता है कि इरिगेशन जो है एक सही तकनीक है, इसका इस्तेमाल कर कर आप जो है खेती बाड़ी कर सकते हो। बोथ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके से इरिगेशन कर रहे हो, कुएं खुदवा रहे हो, टैंक्स बनवा रहे हो, बावड़ियां बनवा रहे हो, या फिर आप कैनल्स वगैरह बनवा रहे हो, नहर की नहर कटवा रहे हो, उसके बेसिस पर या तो इंडिविजुअली भी लोगों ने जो है अपने काम किए हैं, खुद के कुएं खोदे हैं, खुद के टैंक्स वगैरह बनाए हैं, या फिर इकट्ठे होकर सब लोगों ने साथ में कैनल्स वगैरह नहर काटने का भी काम जो है वो किया। क्योंकि देखें, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि एक आदमी इतनी बड़ी बड़ी नहर तो नहीं बना सकता खुद अपने दम पर, जो है इंडिविजुअली काम करना पॉसिबल नहीं है। इसमें पैसा भी लगेगा, इसमें काफी मैन पावर भी लगेगा, इंडिविजुअली किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। हो सकता है गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर ये काम कर लें। कई बार अगर नदी बहुत दूर है और वहां से फिर ये नहर काटना जो है, इसमें पैसा भी लगना है, इसमें श्रम भी लगना है, तो एक इंडिविजुअल गाँव के लोगों की भी बस की बात ना हो तो पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो जाए और उसके बाद में वो ये काम करने लगे। जो भी हो, मगर कुल मिलाकर नहर काटने में सबसे ज्यादा पैसा लगता था, सबसे ज्यादा एफर्ट लगता था। तो इस तरीके के जो काम थे वो कम्युनिटीज की मदद से करवाए जाते थे। खुद का आपका खेत में अगर आपने लेट से अपना कुआं खोदना है या टैंक्स बनाना है तो इंडिविजुअल एक आदमी या 5 7 लोग 10 लोग भी मिलकर ये कर सकते थे, एक गांव भी मिलकर कर सकता था। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप इनमें से क्या काम कर रहे हो, इंडिविजुअल्स ने और कम्युनिटीज ने ऑर्गेनाइज करवाए कई सारे इरिगेशन के कंस्ट्रक्शन वर्क्स वगैरह, और इसके चलते अब जो लोग इरिगेशन में लगे रहते थे, जो मजदूर थे, ऑब्वियस सी बात है उनको भी कहीं ना कहीं खाने कमाने का अवसर मिला होगा, तो इससे भी समाज के एक तबके का भला जरूर हुआ होगा। कई बार जो पावरफुल लोग थे, जो एक वर्चस्व रखते थे किसी इलाके पे, उनका वो इलाके पे उनका प्रभाव था, उनका क्षेत्राधिकार था, इस तरीके के लोगों ने भी इरिगेशन का काफी काम करवाया है। प्रोमिनेंटली इसमें हमारे जो राजा आते हैं, या फिर जो किसी पर्टिकुलर श्रेणी के या किसी गिल्ड के जो बड़े बड़े आपके काफी ज्यादा अमीर किस्म के व्यापारी आते हैं, इस तरीके के लोगों ने ये काम खूब करवाए। तो राजाओं ने जब भी इस तरीके की नहरें वगैरह बनवाई हैं, इस तरीके का इरिगेशन का कंस्ट्रक्शन कहीं पर करवाया है, तो उन्होंने इनको इस तरीके की एक्टिविटीज के ऊपर इंस्क्रिप्शंस बनवाए हैं, और इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस बनवाकर यहाँ पर जरूर लगवाएं। तो इससे भी अपने को पता चलता है कि ये इतने बड़े लेवल पर किया जाने वाला काम था, इतने मैसिव लेवल पर किया जाने वाला काम था कि इसमें राजा जैसे
बड़े आदमी को जो है अपना पैसा और अपना एफर्ट और अपना सोर्सेज और अपने सामर्थ्य लगाना पड़ रहा था, तब जाकर ये काम हो पा रहा था। और ये एक बात भी समझ में आती है कि लोगों को समझ में आ गया था कि इंक्लूडिंग किंग्स, कि एग्रीकल्चर बढ़ाना ही एकमात्र तरीका है इस वक्त में, अगर आप अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फिर लोगों की मदद, ये सारी चीजें या ये सारा इरिगेशन की एक्टिविटीज वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन है वो करवा के करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं, सुदर्शन लेक इन गुजरात। अब ये जो बेसिकली ब्लॉक के रूप में हमारे एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, तो इसमें अब हमको समझ में आएगा कि इरिगेशन की एक्टिविटीज में को राजा कितना सीरियसली लिया करते थे, और इसमें कितना जो है आपका एफर्ट और अपना रिसोर्सेज राजा इन्वेस्ट किया करते थे। Sudarshan Lake, an artificial lake in Gujarat's Girnar. We know about it from a rock inscription of 2nd century Common Era in Sanskrit, composed to record achievements of Shaka king Rudradaman. तो सुदर्शन लेक जो है वो गुजरात के गिरनार में बनाई गई एक आर्टिफिशियल लेक है। अब अपने को कैसे पता आर्टिफिशियल है? इसकी वजह है कि इस लेक के पास एक पहाड़ है या फिर एक पहाड़ी है, उस पर एक इंस्क्रिप्शन खुदा हुआ है। ये इंस्क्रिप्शन 2nd सेंचुरी कॉमन एरा का है और संस्कृत में है। इसमें एक शाका किंग रुद्रदमन हुए थे जो इस इलाके में 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में रूल कर रहे थे, उनके बारे में जिक्र है। ये इंस्क्रिप्शन जो है उसकी फोटोग्राफ है, देख लें, पहाड़ के ऊपर ये इंस्क्रिप्शन खुदा हुआ है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें एक तो ये लिखा हुआ है कि सुदर्शन की जो लेक है वो नेचुरल लेक नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेक है। एंड इसके बारे में ये बताया गया है कि इसको मौर्यों के वक्त में बनवाया गया था। इस जमाने में एक कोई लोकल गवर्नर हुआ करता था मौर्यों का, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब 2nd सेंचुरी कॉमन एरा आते आते जब रुद्रदमन यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर एक बहुत टेरिबल स्टॉर्म आता है और उसके चलते ये जो आर्टिफिशियल लेक है सुदर्शन लेक, इसके एम्बैंकमेंट टूट जाते हैं। अब जब ये खबर पता चलती है रुद्रदमन को, तो वो इस पर्टिकुलर लेक को रिपेयर करवाते हैं, इसके एम्बैंकमेंट्स वगैरह को रिपेयर करवाया जाता है। अब क्योंकि एक लेक के एम्बैंकमेंट्स का रिपेयरमेंट करवाना है, ये अपने आप में कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं, इसमें खूब पैसा लगना था, खूब आपके लोग लगने थे और सारी चीजें होनी थी। तो इन्होंने फिर ये पूरा रिपेयर करवा के इसके पास में पहाड़ी पर इंस्क्रिप्शन खुदवाया, उसमें ये लिखा हुआ है कि राजा रुद्रदमन ने ये पूरी ये जो आपकी लेक है इसके एम्बैंकमेंट्स का रिपेयरमेंट करवाया, और इसके लिए प्रजा के ऊपर कोई अलग से टैक्स नहीं लगाया गया है। अपने उनके जो खुद के रिसोर्सेस थे, जो भी प्रजा के ऊपर पहले से टैक्स वगैरह लगा के अपना खुद का जो धन संपत्ति उन्होंने कमाई थी, उसकी मदद से उन्होंने इसका पूरा रिपेयरमेंट करवाया है। अब इससे अपने को 2-3 बातें पता चलती हैं। पहला तो ये कि सुदर्शन लेक ओरिजिनली किसने बनवाई थी, ये सम्राट रुद्रदमन को या राजा रुद्रदमन को पता था। दूसरा अपने को यह पता चलता है कि आर्टिफिशियल है। तीसरा यह कि इनके टाइम पीरियड पर जो है यहां पर ये सारी घटना हुई थी। और चौथा, राजा ने अपने खुद के रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर ये करवाया था, अपनी जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगवाया। इसका मतलब इस तरीके का काम करवाने में बहुत पैसा लगा होगा, इतना पैसा कि उसको रिकवर करने के लिए कोई दूसरा राजा होता तो अपनी प्रजा के ऊपर टैक्स बढ़ा देता। मगर यहाँ पे ये राजा जो है पर्टिकुलरली या तो अपनी जेनरोसिटी बताना चाह रहा है या एक्चुअल में जनरस रहा होगा कि उसने अपने सब्जेक्ट्स पे टैक्स ना लगा के अपना जो पहले से अर्जित धन संपदा थी उसकी मदद से ये सारा का सारा काम करवाया। एंड लास्टली, इरिगेशन और इस तरीके की चीजों में इस्तेमाल होने वाले ये जो सोर्सेस थे वो कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जनता के लिए कितना रेलेवेंस रखते थे, और राजा लोग फिर इनको ठीक करवा के जनता का सपोर्ट जीतने की कोशिश करते थे, उनके दिलों में स्थान बनाने की कोशिश करते थे। ये भी अपने को यहां से समझ में आता है। इसी इंस्क्रिप्शन में आगे लिखा हुआ है कि इसी रॉक में आगे की तरफ में 5वीं शताब्दी कॉमन एरा में, यानी कि रुद्रदमन के 300 साल के बाद में फिर से लिखा गया है कि इस लेक को एक बार फिर से रिपेयर करवाया गया था एक गुप्ता रूलर के द्वारा। यानी कि इस टाइम पीरियड पे शाकाओं के बाद में गुप्ता रूलर्स इस इलाके को रूल कर रहे थे, और उनके टाइम पीरियड पे फिर से इस लेक को जो है रिपेयर करवाया गया है। ये जो रूलर था जिन्होंने इसको रिपेयर करवाया था, इसका नाम है स्कंदगुप्त। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वो गुप्ता रूलर कौन थे जिन्होंने आपकी जो ये सुदर्शन लेक है इसको दूसरी बार रिपेयर कराया था। और इनके बारे में कैसे पता चलता है, इसी इंस्क्रिप्शन में फिर आगे 300 साल बाद में उन्होंने अपना फिर जो है लिखवाया है कि भाई स्कंदगुप्त रूलर जो थे, गुप्ता रूलर 5वीं शताब्दी कॉमन एरा में, उन्होंने भी जो है एक बार फिर से इस लेक को रिपेयर करवाया था। तो लगभग 300-400 साल के ड्यूरेशन में जब ये बनी थी, उसके 300 से 400 साल के बाद में एक बार इसमें जो है नुकसान होता है, तो रिपेयरमेंट का काम आपका करवाया गया है रुद्रदमन के द्वारा, शाका रूलर। उसके लगभग 300 साल के बाद में फिर यहाँ पर जो है नुकसान होता है, तो एक गुप्ता रूलर जिनका नाम है स्कंदगुप्त, एनसीईआरटी में नहीं दिया, अलग से बता रहा हूं, चाहे तो इसको मेंशन कर लीजिएगा। स्कंदगुप्त जो है, इनफैक्ट इसको लिख ही लीजिए, स्कंदगुप्त जो है उनके टाइम पीरियड पे उनका जो एक गवर्नर था उसने इसको फिर से एक बार में रिपेयर करवाया था। तो ये 2 क्वेश्चंस यहां से बनकर तैयार होते हैं, अपने को ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, इसको देखते हैं।
तो अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी के बारे में। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो उस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ में, क्योंकि वो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का फायदा जो है समाज के हर तबके को इक्वली नहीं मिला। कुछ को डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा एडवांटेज मिलता है, कुछ को कंपैरेटिवली उतना एडवांटेज नहीं मिला। तो समाज में एक डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, कहीं ना कहीं एक क्लास डिवाइड जो है आना शुरू हो गया इकोनॉमिक बेसिस पर। आगे जाकर ये क्लास डिवाइड ही एक प्रोमिनेंट फैक्टर बना जिसके चलते वर्ण व्यवस्था डेवलप हुई। तो वो डिफरेंशिएशन कैसे आना शुरू हुआ और ये डिफरेंसेस किस तरह से प्रोमिनेंट होते चले गए, वो इस टॉपिक में जिसका नाम है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी हम लोग देखेंगे। तो इसको स्टडी करते हैं। Although new technologies led to increase of production, but the benefits were uneven. Evidences of growing differentiation among people engaged in agricultural activity is clearly visible in various sources. तो जैसे जैसे ये नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ, जैसे जैसे नई नई स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल किया गया प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने के लिए, वैसे वैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होता चला गया। मगर इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का फायदा सबको एक साथ नहीं मिला। कुछ पर्टिकुलर तबके समाज में ऐसे थे, या फिर अगर हम गांव की ही बात करें, गांव में क्योंकि प्रोमिनेंटली एग्रीकल्चर हो रहा था, तो गांव के कुछ लोगों को इस एग्रीकल्चरल के इंक्रीज प्रोडक्शन का फायदा डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा मिला, कुछ लोगों को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिला, कुछ को थोड़ा कम फायदा मिला, और कुछ को सिर्फ नाम मात्र का या कहने के लिए फायदा मिला, और कुछ को बिल्कुल भी उसका फायदा नहीं हुआ। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के चलते समाज में कुछ लोग जो है वो वेल्थ प्रॉपर्टी ज्यादा मात्रा में एक्वायर करते चले गए, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ज्यादा बेहतर होती चली गई। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति उनके कंपैरिजन में उतना ज्यादा नहीं बेहतर हुई, बट फिर भी ठीक ठाक मात्रा में बेहतर हुई। और कुछ लोगों की स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही रही, 19-20 का फर्क आया, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस उसमें हमको देखने को नहीं मिलते। तो एक ही क्षेत्र में, एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी में लगे हुए कई सारे जो अलग अलग लोग थे, डिपेंडिंग अपॉन कि उस एक्टिविटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके जो फायदा या उसका जो इंपैक्ट उनको मिला, उसके चलते उनकी स्थिति में सुधार हुआ या नहीं हुआ, उसके बेसिस पर हमको एक ही समाज में अब डिफरेंशिएशन जो है वो देखने को मिलने लगता है। समाज में आर्थिक आधार पर आपको लोगों के बीच में डिफरेंसेस या डिवाइड समझ में आने लगता है, और इसके क्लियर कट एविडेंसेस जो है अपने पास में कई सारे सोर्सेज में मिलते हैं। प्रोमिनेंटली वो लोग जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं उनके बीच में ये डिफरेंशिएशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर बात का, इस पर्टिकुलर चीज का अपने पास में कई सारे सोर्सेज में एविडेंस है। एक एक करके ये एविडेंस जो है हम लोग स्टडी करेंगे। मगर ये जो क्लियरली विजिबल एविडेंस है, कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये कह सकते हो ये शुरुआत है, ये बिगिनिंग है कास्टिज्म की। कास्टिज्म नहीं भी कहा जाए तो आपका जो डिफरेंशिएशन या फिर जो वर्ण सिस्टम है उसका जो एक कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन जो है वो होना यहां से होता हुआ दिखता है, और धीरे 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 ये जो है कास्टिज्म की तरफ में जाता है। तो ये जो शुरुआत है इस पर्टिकुलर वक्त में हमको यहां पर देखने को मिलती है। कैसे, एक एक करके अपन बात करते हैं। स्टोरीज स्पेशली ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन टॉक्स अबाउट थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। दे वेर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, small peasants and large landholders. For last two categories the term gahapati was often used in Pali text. तो कई सारे अपने पास में सोर्सेज हैं, जैसे कि इस लेक्चर की शुरुआत में ही बात करी कि जातक की कहानियां हो गई, पंचतंत्र की कहानियां हो गई, ये और इसके अलावा जो दूसरा लिटरेचर इस वक्त में लिखा जा रहा था, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दो प्रोमिनेंट सोशल मूवमेंट्स के तौर पर एकदम से खड़े हुए थे, समाज में बहुत ज्यादा हलचल थी, रिलीजियस टर्निंग हो रही थी, तो उसके चलते बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है बहुत तेजी से फ्लरिश किए हैं, बहुत तेजी से उठे हैं। उसमें भी बुद्धिज्म ने बड़ी रैपिड ग्रोथ करी थी और बड़ी मात्रा में लिटरेचर जो है बुद्धिज्म में लिखा गया। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, वैसे तो दूसरे भी ट्रेडिशंस और लिटरेचर में आपको ये चीजें मिलती हैं, बट बुद्धिस्ट लिटरेचर में खास तौर पर एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में काफी बात की गई है। ये अब हमको ये बुद्धिस्ट लिटरेचर बताता है कि कुल मिलाकर 3 कैटेगरी के लोग जो है एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। ये एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में लगे हुए लोगों को बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इनका कहना यह है कि 3 तरीके के लोग आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। एक तो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि वो लेबरर्स जो आके आपका पूरा खेतीबाड़ी का काम करते हैं बट जमीन उनकी नहीं है, वो मजदूरों के तौर पर आके अपना काम करते हैं, जो भी मेहनताना बनता हो वो उनको दिया जाता है और उसके बाद में वो चले जाते हैं। अब वो जो मेहनत उन्होंने खेत के ऊपर करी है, जिसका मेहनताना उनको मिल गया, उसके बाद उस खेत से जो भी फसल वगैरह होने वाली है उस पर उनका कोई से नहीं है या फिर उसके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं। पहली कैटेगरी के ये लोग हो गए। दूसरा है स्मॉल पीजेंट्स, यानी कि छोटे मझौले किसान जिनके पास अपनी छोटी मोटी जमीन है, 5 एकड़ 4 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, इस तरीके के छोटे छोटे अगर खेत किसी के पास है और वो उस पर खुद भी खेती कर रहा है
या फिर वो इस तरीके के लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को रखवा कर भी खेती करवा रहा है, तो इस तरीके के लोग जिनकी इतनी उपज होती है कि वो अपना घर चला लेते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं, बेचकर थोड़ा बहुत उस अनाज को पैसा भी उनके पास आता है, अपने टैक्सेस वगैरह को भी चुकाते हैं। अगर एग्रीकल्चरल लेबरर्स को रखा है तो इनकी भी कीमत वगैरह दे देते हैं, इनको भी अपना जो भी फीस है इनकी पे कर देते हैं। एंड बाकी थोड़ा बहुत उनके पास में रहता है कि कुछ अगर एकदम से अनफोर्सीन अगर एक्सपेंडिचर आ जाए तो उसको वहन कर सकें, बट बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली अमाउंट में वेल्थ इनके पास में नहीं मिलती। और उसके बाद में फिर आते हैं लार्ज लैंड होल्डर्स, यही आगे जाके फिर हमको बड़े बड़े जमींदारों के रूप में देखने को मिलते हैं। इनके पास में बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है, खुद जाकर ये खेतों में हल नहीं चलाते, बड़ी मात्रा में इन्होंने जो है अपने अंडर में लैंडलेस लेबरर्स को रखा हुआ है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को रखा हुआ है, ये खेती बाड़ी इनसे करवाते हैं, इनको जो भी मेहनताना देना है दे देते हैं, और फिर जो बड़ी मात्रा में जमीन होने के चलते जो बंपर प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा इनका होता है, उसको बेचकर उसको रखकर जो बड़ी मात्रा में पैसा कमाते हैं और उससे इनकी जिंदगी जो है मजे में चल रही है। तो ये तीन कैटेगरीज जो है एग्रीकल्चर में डेवलप हो गई। अब सोच के देखिए, एक आदमी जिसके पास में अकूत मात्रा में जो है पैसा इकट्ठा हो रहा है, प्रॉपर्टी और वेल्थ इकट्ठी हो रही है, ऐसे कितने लोग होंगे गांव में? कुछ गिने चुने जो बाद में जाके बड़े जमींदार बने। ऐसे लोग जो छोटे मझोले किसान हैं ये आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल जाते थे, और ऐसे लोग जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स के रूप में जो है बड़ी मात्रा में लगे हुए थे, ये खेती बाड़ी का सारा काम जानते थे, जितना भी मेहनत होती थी प्राइमरीली यही करते थे, बट जमीन इनकी नहीं थी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको ये लोग देखने को मिलते थे, उसके बाद में फिर ये लोग देखने को मिलते थे, और लार्ज लैंड होल्डर्स कम मात्रा में देखने को मिलते थे। इनफैक्ट ये जो पाली का टेक्स्ट है, जिसमें क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रोमिनेंटली शुरुआती वक्त में पाली में ही लिखा गया था, तो पाली का जो टेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, उसमें जो दो कैटेगरीज के लोग हैं, छोटे किसान जो हो गए और जो बड़े बड़े आपके लैंड होल्डर्स हैं, इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है गहापति। याद रखिएगा, इसको अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करें तो गृहपति बनता है, बट यहां पे पाली भाषा में जो शब्द है वो है गहापति। दो लोगों के लिए, स्मॉल पीजेंट्स और लैंडलेस लैंड होल्डर्स। यहां से दो तीन सवाल बनते हैं। पहला तो यह कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एग्रीकल्चर में इंगेज व्यक्तियों की कितनी कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं? ध्यान रखना है, तीन कैटेगरीज के बारे में, कैटेगरीज के नाम ध्यान रखने हैं, और इसमें से गहापति किन किन को बोला गया है? स्मॉल पीजेंट्स को, लैंडलेस होल्डर्स को कहा गया है। गहापति जो टर्म है वो किस भाषा के टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है? पाली भाषा के टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। इसको भी अपने को ध्यान रखना है, एमसीक्यू वगैरह यहां से बनाए जा सकते हैं। अभी जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे, लार्ज लैंड होल्डर्स एंड विलेज हेडमेन्स, पोजीशन ऑफन हेरिडिटरी, एमर्ज एज पावरफुल फिगर्स, दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर कल्टीवेटर्स। तो ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, लार्ज लैंड होल्डर्स, जिनको गहापति भी बोला जा रहा है, ये हो गए। और गांव का जो आपका प्रधान होता था या मुखिया होता था, विलेज का जो हेडमैन होता था, जिसकी पोजीशन जनरली हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी का मतलब यह है कि अगर आज मैं गांव का प्रधान हूं या हेडमैन, तो मेरे बाद में मेरा बेटा गांव का प्रधान या हेडमैन बनेगा, उसके बाद में उसका बेटा गांव का प्रधान या हेडमैन बनेगा। इस तरीके से ही जो है पोजीशन हमारे परिवार में चलेगी। तो इस तरीके की हेरिडिटरी पोजीशन वाले गांव के हेडमैन हो गए, मुखिया हो गए, प्रधान हो गए, और बड़े बड़े जमींदार हो गए। ये गांव की सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में सबसे पावरफुल फिगर्स के रूप में इमर्ज करते हैं। वजह अपने को क्लियर समझ में आती है। सबसे ज्यादा जो फायदा खेती का अगर किसी को हो रहा था तो वो लार्ज लैंड होल्डर्स को हो रहा था, और प्रधान जो था, क्योंकि इसका लॉ एंड ऑर्डर वगैरह गांव में मेंटेन करने का जिम्मा इसका था, तो ऑब्वियस ही बात है इसके पास में भी पावर थी। तो दो लोग जो है पावरफुल फिगर्स के तौर पर अपने को इमर्ज करते हुए दिखते हैं, और बाकी जितने कल्टीवेटर्स हैं और बाकी जो गांव के प्रोमिनेंट सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी के बाकी एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर ये लोग अपना एक अपना जो पावर कह सकते हैं, अपनी अथॉरिटी जो है उसको असर्ट करते थे, उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। और इस तरीके से समाज के ऊपर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस का या कुछ पर्टिकुलर लोगों का जो है, या रूरल समाज के ऊपर कम से कम एक टाइट कंट्रोल यहां से हमको बनता हुआ समझ में आता है। एक और शब्द बोल सकते हैं कि इनका शिकंजा जो है इस पर्टिकुलर समाज के दूसरे तबकों के ऊपर कसता हुआ हमें यहाँ पे साफ साफ धीरे धीरे दिख रहा है। अब ये तो एक सोर्स हो गया। इसके अलावा इसी वक्त साउथ में क्या कहानी चल रही थी इसको भी देखते हैं। साउथ में भी जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हर ही जगह फैल रहा है, हर जगह उसका जो है प्रोडक्शन वगैरह बढ़ रहा है, तो साउथ में समाज में किस तरीके के बदलाव आ रहे थे वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अर्ली संगम लिटरेचर also talks about different categories of people living in village. Velalar, large landowners, Uzhavar, plowman and आदिमई slaves. तो वही कहानी लगभग साउथ में भी थी। अर्ली संगम लिटरेचर उठाया जाए तो उसमें भी एग्रीकल्चर में जो लगे हुए लोग हैं गांव में, उनके बारे में बात की गई है। वो लोग भी कई सारी डिफरेंट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं, खास तौर पे तीन। सबसे पहले वेलालार जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं वो हो गए, उजावार यानी कि प्लॉमैन जो आपके
जो हल वगैरह चला रहे हैं, और आदिमई यानी कि जो स्लेव्स हैं, वही लैंडलेस एग्रीकल्चर की तरह जो बाकी सारा काम आपका कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें प्रोमिनेंटली जो आपका एफर्ट्स वगैरह देना है वो वाले काम आदिमई ये लोग कर रहे हैं। दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अब विलालार कौन होगा, उजावार कौन होगा, आदिमई कौन होगा, या दूसरे शब्दों में बड़ा जमींदार कौन होगा, प्लॉमैन यानी कि हल चलाने वाला कौन होगा, और स्लेव्स के तौर पर कौन काम करेगा, ये कैसे डिसाइड होता था। तो साउथ में ये चीज डिसाइड हो रही थी इस बेसिस पर कि भैया जमीन के ऊपर किसका कब्जा है, आपका लेबर्स वगैरह जो है उनके ऊपर किसका एक्सेस है, और नई टेक्नोलॉजीज किस किस के पास में है। जिस आदमी के पास में जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जो लेबर्स को कंट्रोल करता है, एंड जिसके पास में नई टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से एग्रीकल्चर करवाया जा रहा है, जिसके ऊपर जिसका इन सब चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा, ऑब्वियस सी बात है वो लार्ज लैंड ओनर होने वाला है, तो वो विलालार हो गया। उसके अंडर में फिर अब जो आदमी काम कर रहा है वो प्लोमैन हो गया, और जिसके पास में कोई कंट्रोल नहीं है उसको फिर अल्टीमेटली इनके अंडर में काम करना पड़ेगा, और ये कहलाएगा आदिमई या फिर स्लेव्स। Thus question of control over land became crucial। तो यहां तक आते आते एक बात क्लियर है, चाहे नॉर्थ की बात हो चाहे साउथ की बात हो, एक चीज बहुत साफ हो गई थी, एग्रीकल्चर जो है रैपिड रेट पे बढ़ रहा था। एग्रीकल्चर का रैपिड रेट पे बढ़ने के चलते अब यहां से जमीन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनती चली जा रही थी, फैक्टर ऑफ प्रोमिनेंस कह सकते हैं। जमीन नहीं होगी तो खेती बाड़ी कहां से करोगे, तो जमीन जो है यहां से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोमिनेंस बनती जा रही है। जिसका जमीन पे कब्जा है, जिसका जमीन के ऊपर कंट्रोल है, वही अल्टीमेटली प्रोडक्शन कंट्रोल करेगा। जिसका प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल है, जमीन पे कंट्रोल होने के साथ साथ वो जो है अल्टीमेटली अपनी अथॉरिटी असर्ट करेगा। बाकी सब लोगों को उसकी मानना पड़ेगी। नहीं मानोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर जमीन पे कंट्रोल है, नई टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल है, पैसा है, तो फिर लोग भी उसके साथ में खड़े हैं, वो अपने बाहुबल का इस्तेमाल करेगा। तो यहां से जमीन के ऊपर कंट्रोल जो है सबसे ज्यादा क्रूशियल होता चला गया। अब समाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी जमीन, और जमीन के ऊपर कब्जा। जिसका जमीन पे कब्जा है, जिसके ऊपर जमीन का कंट्रोल है, जिसके पास में जमीन की अथॉरिटी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पावरफुल है। और अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसकी सोशल स्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है। और जितने लड़ाई झगड़े या जितने वर्चस्व की लड़ाइयां यहां पर हो रही हैं और इसके बाद में अब अपने को होती हुई दिखती हैं, वो सारी जमीन को लेकर, जमीन की अथॉरिटी को लेकर, जमीन के कंट्रोल को लेकर जो है वो होती हुई दिखती है। ये कैसे पता, इसकी वजह यह है कि जो लीगल टेक्स्ट है, जिसमें खास तौर पे हिंदू धर्म के जो आपके लीगल टेक्स्ट के तौर पर जो इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें बताए गए नियम कायदे आज भी किसी ना किसी रूप में लागू होते हैं, उसमें प्रोमिनेंटली किताब है मनुस्मृति। मनुस्मृति जैसे लीगल टेक्स्ट में जमीन के ऊपर कंट्रोल, जमीन के लेकर जो विवाद हैं, जमीन को लेकर कोई कंफ्लिक्ट ना हो जाए, इन सारी बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। अब एक ऐसी किताब जिसमें हिंदू धर्म को लेकर लीगल बातें की गई हैं, नियम कानून बनाए गए, या यूं बोलना चाहिए कि एक ऐसी किताब जिसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको धार्मिक नियम कानूनों के तौर पर समाज मानता है। और वो किताब बड़े डिटेल में बात कर रही है कि भाई जमीन को लेकर जो है अगर विवाद होता है तो कैसे सुलझाना है, जमीन को लेकर विवाद अवॉइड करने के क्या तरीके हैं, जमीन का कंट्रोल कैसे डिसाइड किया जाएगा। यानी कि जमीन जमीन जमीन, हर जगह जमीन और उसकी अथॉरिटी अगर आ रही है, इसका मतलब समाज में इस वक्त जमीन इंपॉर्टेंट थी। और समाज में जमीन ना सिर्फ तब इंपॉर्टेंट थी, जमीन आज भी इंपॉर्टेंट है। आज भी जमीन को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, भाइयों के बीच में आपस में विवाद हो जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो जमीन आज भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है। कब से बनना शुरू हुआ था, लगभग 2500 साल पहले इस वक्त में बनना शुरू हुआ था। और तब से करते 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 डाउन द लाइन 2024 में भी अगर बात की जाए तो जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कम से कम रूरल सोसाइटी में आज भी बना हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। अब मनुस्मृति में एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं कि जमीन को लेकर कितना ज्यादा जो है जमीन के कंट्रोल को लेकर या जमीन के कंट्रोल के असर्शन को लेकर कितना रेलेवेंस जो है अपने लीगल टेक्स्ट में, एंशिएंट लीगल टेक्स्ट में दिया गया। देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। Manusmriti is one of the best known legal texts of early India, written in Sanskrit and compiled between 2nd century before Common Era and 2nd century Common Era. This is what the text advised the kings to do. अब ये जो ब्लॉक की हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज के नाम से है, तो खेतों में बाउंड्री कैसे बनाई जाती है उसका जिक्र किया गया है, और क्यों बनानी चाहिए उसका जिक्र किया गया। पहले तो ये बताया गया कि मनुस्मृति है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट लीगल जो टेक्स्ट है धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में, उसमें से एक आपकी मनुस्मृति है। कब लिखी गई है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये नियम कानून तो बहुत हजारों साल पुराने हैं, मगर इनका कंपाइलेशन जो है 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेके 2nd सेंचुरी कॉमन एरा के 400 सालों के बीच में कभी किया गया था। ये टेक्स्ट संस्कृत में लिखा गया। अब ये ब्लॉक में ये बताया गया है कि राजा को बाउंड्रीज वगैरह जो है खेतों में जो बनाई जाती हैं उसके रिस्पेक्ट में किस तरह से नियम कानून अपने बनाने चाहिए। Seeing that in the world
controversies constantly arise due to the ignorance of boundaries, he should have concealed boundary markers buried, stones, bones, cow hairs, chaff, ashes, potsherds, dried cow dung, bricks, coal, pebbles and sands. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लाइन कैसे शुरू हो रही है, seeing that in the world controversies constantly arise due to the ignorance of boundaries, यानी कि जमीन को लेकर लगातार जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और ये अपने को दिख रहा है। वजह यह है कि बाउंड्री डिटरमाइन नहीं है, कहां तक किसकी जमीन है और कहां पे किसकी खत्म होती है, किसकी शुरू होती है, वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि लोग बाग बाउंड्रीज को जो है ढंग से डिटरमाइन नहीं करते और इसके चलते लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जमीन अब इतनी इंपॉर्टेंट है कि जमीन के लिए मर्डर हो सकता है। ना सिर्फ ये आज की बात है, ये तब की भी बात है। इसके लिए लोग जो है एक दूसरे का खून करने तक को तैयार बैठे हुए हैं। ये बात यहाँ पे मनुस्मृति जैसी किताब में भी मेंशन की गई है। आगे ये कहते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए राजा को क्या करना चाहिए, उसको इस तरीके के बाउंड्री मार्कर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कंसील्ड हो, जमीन के नीचे जिनको गाड़ा जाए, ताकि अगर कोई विवाद आए तो खोद के जो है चेक कर लेंगे कहां पे किसकी जमीन खत्म होती है और किसकी कहां पे शुरू होती है। अब इस्तेमाल किन किन चीजों का किया जाए, तो एक तो पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हो आप, इसके अलावा हड्डियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, गाय के जो बाल हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा और भी बाकी चीजें हो गई, काऊ डंग हो गया, ईंटें हो गई, कोल हो गया, पेबल्स हो गया, सैंड हो गया, इस तरीके की चीजें जो है, चैप्स हो गए, इसके अलावा राख हो गई, पॉटशर्ट्स हो गए, इन सब चीजों का इस्तेमाल करिए। और इनका कैसे इस्तेमाल करिए, एक तो ऊपर भी आप जो है बाड़े वगैरह लगाना चाहते हो लगाओ, मगर इनको जमीन के नीचे गाड़ दो, ताकि जहां पे विवाद उठेगा कि ये जमीन मेरी यहां से शुरू होती है, वहां से होती है, खोद के देख लो, जहां पर जो है आपकी बाउंड्री निकल कर आ जाएगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी किसकी जमीन जो है कहां पर शुरू होती है। यू शुड ऑल्सो हैव सिमिलर सब्सटेंसेस दैट वुड नॉट डिके इन द सॉइल बरीड एज हिडन मार्कर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज। तो एक तो आप ये करो कि बाउंड्रीज को कंसील करो मार्कर्स वगैरह की मदद से, ऊपर भी जमीन के और जमीन के अंदर भी, पत्थरों का इस्तेमाल करो, स्टोन्स का इस्तेमाल करो, इस तरीके की बाकी जो सारी चीजें इनका इस्तेमाल करो। जमीन के अंदर खासतौर पे जो भी आप चीजें डाल रहे हो, इस तरीके का सामान डालो जो वक्त के साथ में डिके ना हो जाए। पता चला 20 साल 30 साल 50 साल बाद विवाद होता है और अपन ने खोद के देखा कहां पे क्या मार्कर है, वो मार्कर जो है डिकम्पोज हो गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल अंडरग्राउंड में गाड़ने के लिए करना है जो डिके ना हो वक्त के साथ में, और इंटरसेक्शंस वगैरह जो है क्लियर कट बाउंड्रीज के उनसे अपने को समझ में आ जाए। तो मनुस्मृति जैसा टेक्स्ट यहां से ये बताता है इस वक्त में कि जमीन के ऊपर लेके कब्जा और किसकी जमीन कहां तक है, इसको लेकर वर्चस्व की लड़ाई कितना रक्त रंजित हो सकती थी, कि उसको अवॉइड करने के लिए बकायदा इस तरीके के नियम कानून बना के राजा को ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो अभी हमने जो टर्म पढ़ा गहापति, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था प्रोमिनेंटली छोटे किसानों के लिए और जो बड़े लार्ज लैंड होल्डर्स थे उनके लिए, थोड़े वक्त में ये टर्म और डिफाइन हुआ और थोड़ा सा रिफाइन होता चला गया और भी कई लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो फाइनली इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकल कर आई गहापति की, वो क्या थी वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं। गहापति, he was owner slash master slash head of a household। तो गहापति कौन था, वो एक घर का, एक पूरे के पूरे कुटुंब का, एक परिवार का, या तो आप उसे ओनर कह सकते हैं, या फिर आप उसे मास्टर कह सकते हैं, या फिर उसे घर का मुखिया कह सकते हैं। ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर्स शेयरिंग कॉमन रेसिडेंस। अब एक ही घर में, एक पर्टिकुलर परिवार में या कुटुंब में जो महिलाएं रह रही हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, जो साथ में स्लेव्स रह रहे हैं, और साथ में जो नौकर या वर्कर्स रह रहे हैं, जो सबके सब एक ही कॉमन रेसिडेंस शेयर करते हैं, उन सबका जो स्वामी है, उनका हेड है, उनका ओनर है, जो इन सबके ऊपर एक्सरसाइज कंट्रोल करता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। He was also owner of resources, that is land, animals and other things belonging to household। अब ये जो घर है या फिर ये जो परिवार है या फिर ये जो कुटुंब है, इसके जो अपने रिसोर्सेज हैं, यानी कि इस परिवार की जितनी जमीन है, जितने इसके जानवर हैं, जानवरों में प्रोमिनेंटली गाय या इस तरीके के जो दूसरे दुधारू पशु हैं उनकी बात हो रही है, और इसके अलावा इस हाउस होल्ड में जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरी चीजें ये बिलोंग करते हैं, ये जो भी दूसरी चीजें जो इस हाउस होल्ड को बिलोंग करती हैं, उन सारी चीजों का जो स्वामी है ये गहापति होता था। तो गहापति का मतलब प्रोमिनेंटली क्या है, अगर घर के रिस्पेक्ट में बात की जाए, एक पूरा घर है या कुटुंब है, उसका जो मुखिया है, उस घर का जो ओनर है, उसका जो मालिक है, जो उस घर की औरतों के ऊपर, उस घर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर, वहां पे जो स्लेव्स हैं, जो नौकर हैं, उन सबके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। उस घर या फिर उस कुटुंब के परिवार की जितनी भी जमीन है, जितना भी आपकी रिसोर्सेज हैं, जायदाद हैं, जो भी बाकी सारी चीजें जो उस हाउस होल्ड की हैं, उन सबका ओनर भी वो है, या उनके ऊपर भी वो अपनी ओनर, या तो आप उसको कह सकते हैं वो स्वामी है, या फिर उनके ऊपर वो अपना कंट्रोल असर्ट करता है, अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है।
Sometimes this term was used as a marker of status for men belonging to urban elite, including wealthy merchants. वक्त के साथ में जब थोड़ा ये डेफिनेशन और बढ़ती है तो कई बार अब ये शब्द जो है गहापति हमको एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समाज में एक ठीक ठाक स्टैंडिंग रखता हो, एक ठीक ठाक स्टेटस रखता हो, तो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था। जैसे खास तौर पे अगर किसी शहरी क्षेत्र की बात की जाए, वहां पे जो वेल्दी मर्चेंट्स हुआ करते थे ये अर्बन इलीट का हिस्सा थे। जैसे आज का समाज जो है उसमें अपर मिडिल क्लास में या फिर एकदम ही जो रिच क्लास है उसको हम लोग इलीट मान सकते हैं। उसी तरह से उस वक्त का जो पारिवारिक जो आपके परिवार वगैरह थे उनके लिए गहापति शब्द इस्तेमाल होता था। बट वहां से बढ़ते बढ़ते जो शहरी क्षेत्र हैं खासतौर पे वहां पे जो अर्बन इलीट थे, जो खासतौर पे बड़े आपके व्यापारी थे, जो आपके श्रेणीज के प्रमुख हुआ करते थे, इस तरीके के लोगों के लिए भी ये वेल्दी मर्चेंट्स के लिए ये गहापति शब्द इस्तेमाल होने लगा। तो याद रखना है गहापति शब्द का इवोल्यूशन 3 स्टेजेस में हुआ है। पहले गांव में छोटे जो आपके लेबर्स थे, छोटे जो आपके फार्मर्स थे या फिर जो बड़े लेबरर्स थे, यानी कि वो लोग जिनके पास जमीन थी, कम मात्रा में थी या ज्यादा मात्रा में थी, उनके लिए इस्तेमाल हुआ। वक्त के साथ में फिर आपका जो घर है या कुटुंब है उसके ऊपर जो आपकी अथॉरिटी या पावर एक्सरसाइज कर रहा है उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद में जो अर्बन इलीट्स हैं उनको भी इस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया और एक ही वक्त पर इन 3 तरीके की श्रेणियों के लिए जो शब्द या टर्म है पाली का गहापति, इसका इस्तेमाल होता हुआ हमको दिखता है। यहां से एक और बात समझ में आती है कि समाज जो है काफी चेंज हो रहा है, डायनामिकली बदल रहा है, एक ही शब्द के मतलब बदल रहे हैं। ये भी इस बात को बताता है कि समाज में चर्निंग या फिर बदलाव काफी रैपिड रेट पर हो रहा है। चले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चले नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसका नाम है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूलिंग इलीट्स। देखते हैं सर। From early centuries of common era, we find grants of land being made. These land grants were recorded in inscriptions either in stone or copper plates mostly. Most of these grants were to religious institutions or Brahmins. तो जो कॉमन एरा है यानी कि आपका बिफोर क्राइस्ट की जो बातचीत होती है, बिफोर क्राइस्ट के बाद से जो फेज शुरू होता है जिसको हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, इसकी शुरुआती शताब्दियों में, पहली दूसरी तीसरी शताब्दी आते आते हमको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि जमीन का दान जो है अब किया जाने लगा है। शुरुआती फेज में हमने क्या देखा, कॉमन एरा शुरू हो रहा है या उसके पहले की जो कुछ 1-2 शताब्दियां हैं, यहां तक हमको ये देखने को मिल रहा है कि जमीन एक अपने आप में बहुत क्रूशियल फैक्टर बन गई है। जमीन के ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मनुस्मृति जैसी किताब ये बता रही है कि जमीन के विवाद अवॉइड करने के क्या तरीके हैं या सुलझाने के लिए किन बातों को देखना चाहिए। तो जमीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। मगर कॉमन एरा शुरू होने के शुरुआती जो आपकी सेंचुरीज है, पहली दूसरी तीसरी शताब्दी आते आते हमको साथ ही साथ ये भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि जमीनों के ग्रांट या दान जो हैं वो किए जाने लगे। जाहिर सी बात है कोई छोटे मोटे आदमी तो ये दान किया नहीं करते थे। प्रोमिनेंटली जमीनों का जो दान है वो या तो राजाओं के द्वारा किया जा रहा था, या राजाओं के जो सामंत हुआ करते थे, उनके जो मातहत काम करने वाले बड़े ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा किया जा रहा था, या फिर बहुत रिच और वेल्थी मर्चेंट्स जो श्रेणीज के आपके प्रमुख हुआ करते थे उनके द्वारा लैंड ग्रांट्स किए जा रहे थे। एंड हमको इन लैंड ग्रांट्स के बारे में क्यों पता है कि इसी टाइम पीरियड पे ये शुरू हुए, इसी वक्त में जो ये सारी चीजें की जा रही थी? इसकी वजह यह है कि इस फेज में ये जो लैंड ग्रांट्स होते थे, जमीनों का जो दान किया जाता था, इसके बाकायदा शिलालेख बनवाए जाते थे, इंस्क्रिप्शंस पर इनको रिकॉर्ड किया जाता था। या तो इनके इंस्क्रिप्शंस जो है पत्थर पे बनवाए जाते थे, या अगर पत्थर नहीं तो इस वक्त तक एक और चीज ट्रेंड में आ गई थी कि कॉपर की जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर ये दान पत्र जो है पूरा का पूरा छपवाया जाता था, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता था कि इस तारीख को इस वक्त पे ये राजा ने, इस व्यक्ति ने इन लोगों को या इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये जमीन जो है दान दी है। इस तरीके से बकायदा उसका जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमको देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर इस तरीके के जो लैंड ग्रांट्स किए गए हैं, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जमीन का दान जितना भी किया जा रहा है शिलालेख पत्थरों पे भी मिले हैं उसके, नो डाउट अबाउट दैट, मगर ज्यादातर जो दान किया जा रहा है वो कॉपर की प्लेट्स के ऊपर उसका जो है इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करवाया जाता था। फोटोग्राफ भी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी अभी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर होती है, हमको दिखती है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे तो इंस्क्रिप्शन राजाओं ने खूब खुदवाए थे, इसके बाद में भी हमको इंस्क्रिप्शंस खूब देखने को मिले हैं, मगर जमीनों का जो दान है उसके इंस्क्रिप्शंस को प्रोमिनेंटली, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ही हो रहे हों, मगर ज्यादातर जमीनों का जो दान है वो कॉपर की प्लेट्स के ऊपर इंस्क्राइब करवाया जाता था, कॉपर की प्लेट्स के ऊपर उनको खुदवाया जाता था। एंड ज्यादातर इस तरीके के जो जमीनों के दान है वो हर किसी को किए भी नहीं जाते थे। प्रोमिनेंटली ये दान या तो किसी धार्मिक संस्थान को, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मठ वगैरह होते हैं या फिर कोई गुरुकुल चल रहा है उनको दिए जाते थे, या फिर ब्राह्मणों को जो है ये दान किया जाता था। ये अपने को ध्यान रखना है, लैंड ग्रांट प्रोमिनेंटली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या ब्राह्मणों को किया जा रहा था।
फोटोग्राफ देखिए, अब जैसे यहाँ पे कॉपर के ये जो ताम्र पत्र हैं इनके ऊपर ये इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस वगैरह खुदवाए जाते थे, और ये सारे जो भी आप बात लिख रहे हो कई सारे ऐसे कॉपर प्लेट्स में लिखकर उनको इस तरीके से एक उसमें छेद कर कर उनको ऐसे बांध दिया जाता था एक मेटल के टुकड़े की मदद से या मेटल के पीस की मदद से। अब इसमें जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था कि किसने किसको दान दिया है, किस तारीख को दान दिया है, एंड किस लिए दान दिया गया है, कौन सा इलाका दान दिया गया, इस तरीके से। तो ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह खुदवाए जाते थे। अब ये ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो हमको मिलते हैं शुरुआती जो कॉमन एरा के बाद की सेंचुरीज है, पहली दूसरी तीसरी चौथी शताब्दियों की बात की जाए तो इस टाइम पीरियड तक ये इंस्क्रिप्शंस प्रोमिनेंटली संस्कृत में है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो हमको देखने को मिले हैं वो संस्कृत में है। लिपि अलग हो सकती है, स्क्रिप्ट पे अपन ने पहले भी बात करी है कि स्क्रिप्ट अलग हो सकती है, मगर जो भाषा है यहाँ पे प्रोमिनेंटली संस्कृत इस्तेमाल में ली जाती थी। 7वीं शताब्दी कॉमन एरा आते आते मगर यहाँ पर भी एक बदलाव देखने को मिलता है कि जो इंस्क्रिप्शन की शुरुआती 2-3 लाइनें हैं वो संस्कृत में होती थी, कोई श्लोक उसमें लिखा हुआ होता था, और उसके बाद की जो बातचीत सारी है वो लोकल लैंग्वेज में है, जैसे तेलुगु हो गई या तमिल हो गई, इस तरीके से। तो ये भी अपने को याद रखना है, लैंड ग्रांट्स शुरुआती जो आपके अर्ली सेंचुरीज हैं कॉमन एरा की उसमें देखने को वहां से हमको नजर आता है। एंड शुरुआत में ये जो लैंड ग्रांट्स किए जाते थे संस्कृत भाषा में इनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। 7वीं शताब्दी से मगर इसमें बदलाव हुआ है। 7th सेंचुरी से एक बड़ा प्रोमिनेंट चेंज आता है। क्या चेंज आता है? शुरुआती जो कुछ पंक्तियां हैं, कुछ जो लाइंस वगैरह हैं वो संस्कृत में लिखी जाती थी और रेस्ट ऑफ द जो भी बातचीत है वो तमिल और तेलुगु में की जाती थी। इसका आज एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल भी हम उठा सकते हैं। शादी के जो कार्ड छपते हैं कभी भी नोटिस करिएगा उनके ऊपर 2 लाइनें या 3 लाइनें जो है वो संस्कृत का श्लोक लिखा रहता है। प्रोमिनेंटली वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा ये वाला जो श्लोक है वो लिखा रहता है, भगवान गणेश की एक तस्वीर बनी रहती है। और उसके बाद अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हो तो बात हिंदी में लिखी हुई है। कई लोग इंग्लिश में भी छपवाने लगे हैं कार्ड आजकल। दूसरी जो भाषाएं मराठी हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम, बंगाली हो गई, वो अपनी भाषाओं में लिखवाते हैं। तो ये ट्रेंड आज तक अपने को देखने को मिलता है कि कुछ जो आपकी शुरुआती लाइन या 1-2 श्लोक हैं वो भगवान गणेश की वंदना या इस तरीके की चीजें वो संस्कृत में छपी हुई हैं, बाकी जो भी बात है वो आप अपनी भाषा में करते हो। तो वही ट्रेंड अपने को यहां भी देखने को मिलता है। 7वीं शताब्दी से जो जमीनों का दान किया जा रहा है उसके इंस्क्रिप्शन संस्कृत पूरी तरह से संस्कृत में ना होके कुछ पर्टिकुलर जो शुरुआती पार्ट है, जो कुछ श्लोक हैं या कुछ बातें हैं वो ईश्वर का को जो इन्वोक करना है, ईश्वर को याद करना है, वो सारी चीजें संस्कृत में है। और उसके बाद का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो या तो तमिल भाषा में है या फिर तेलुगु भाषा में हमको देखने के लिए मिलता है। अब यहां पे भी प्रोमिनेंटली एक रूलर हुई हैं जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। उन्होंने जो जमीनों का दान किया है उसके हमारे पास में बड़े रिच रिकॉर्ड्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में या इस हेडिंग में जिसका नाम है लैंड ग्रांट्स बाय प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता वॉज डॉटर ऑफ गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त II, 375 कॉमन एरा टू 415 कॉमन एरा। प्रभावती गुप्ता रूलर एक बहुत प्रोमिनेंट और फेमस गुप्ता रूलर हुए हैं चंद्रगुप्त II, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम बेताल की जो कहानियां हैं वो इन्हीं के बारे में लिखी गई हैं। तो विक्रमादित्य जो हुए थे राजा या सम्राट विक्रमादित्य, इनको चंद्रगुप्त II के नाम से भी जाना जाता था। इनकी बेटी हुई जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। इनकी शादी की गई वाकटका डायनेस्टी में, और ये जो रूलर थे जिनसे इनकी शादी हुई थी उनका नाम था राजा रुद्रसेन II। इनके पहले भी एक रुद्रसेन हुए थे इसलिए किंग रुद्रसेन II इनका नाम था। दक्कन के इलाके में वाकटका डायनेस्टी जो है रूल किया करती थी। तो चंद्रगुप्त II, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती को वाकटका डायनेस्टी में इनकी शादी करवा दी और ये दक्कन में रूल किया करते थे। मैप देखिए, ये जो इलाका हमको देखने को मिल रहा है दक्कन में, प्रोमिनेंटली इस इलाके में, कलर चेंज कर देते हैं अच्छे से दिखेगा। ये जो इलाका देखने को मिल रहा है आपको ब्राउन कलर से, इस पूरे इलाके में वाकटका रूल किया करते थे। वाकटका डायनेस्टी का रूल था। प्रभावती गुप्ता की इसी डायनेस्टी के जो राजा थे रुद्रसेन II, इनके साथ में इनकी शादी की गई थी। अब राजा रुद्रसेन II की डेथ हो गई कुछ वक्त के बाद में। इनके जो बच्चे थे, जो 2 बेटे इनको शायद प्रभावती गुप्ता से हुए थे, 2 या 3 बेटे थे, ये इनकी अभी उम्र उतनी ज्यादा थी नहीं। ये कानूनी रूप से उस वक्त की जो मनुस्मृति या बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे उसके हिसाब से ये बालिग नहीं थे, तो वो राजा नहीं बन सकते थे। इसलिए उनके नाम पर फिर प्रभावती गुप्ता ने रूल करना शुरू किया। एंड इन्होंने अपने बेटों के नाम पर या फिर अपने बड़े बेटे के रेजेंट के तौर पर इन्होंने 390 से लेके 410 कॉमन एरा यानी कि लगभग 20 साल तक जो है रूल किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से एक बात समझ में आती है कि अपने एंशिएंट इंडिया में महिला रूलर्स हुई हैं,
बकायदा महिलाओं ने शासन किया है, और 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा भी नहीं है, 1 महीना 2 महीना बना दिया, ऐसा नहीं, 20-20 साल तक जो है महिलाओं ने बकायदा इफेक्टिव रूल भारत में चलाया है। According to Sanskrit legal text, women are not supposed to have independent access to resources like land, but inscriptions indicate that she had access to land which she granted. अब एक तो ये बात कि संस्कृत टेक्स्ट में ये भी अपने को देखने को मिलता है कि जनरली महिलाएं जो है वो राजा नहीं बनती हैं, रूलर के तौर पर जो है रूल नहीं करती, बट प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन है। साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो इनके राजा जो है किंग रुद्रसेन जिनसे इनकी शादी हुई थी, रुद्रसेन 2 की मृत्यु के बाद में इतना बड़ा अंपायर, इतना बड़ा जो इलाका है उस पर प्रभावती गुप्ता ने 20 साल तक अपने बेटे के रेजेंट के तौर पर रूल किया, इफेक्टिवली जो है वाकटका किंगडम को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद में चलाया है। तो एक तो संस्कृत टेक्स्ट में ये बात भी नहीं मिलती कि कहीं पे आपकी जो महिला है वो रूलर बन सकती है, ऐसा कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है। इनफैक्ट महिलाओं को ये बोला जाता है, 3rd चैप्टर में अपन पढ़ेंगे भी कि उनको जो है घर में ही रहना है, उनकी बाकायदा ड्यूटीज वगैरह बताई गई हैं इस तरीके से। यहाँ पे मगर एक रानी दिख रही है जो बकायदा 20 साल तक जिसने अपना शासन चलाया। अब संस्कृत टेक्स्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, उसमें यह लिखा गया है कि महिलाएं जो हैं इनको रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर एक्सेस नहीं होना चाहिए, या इनके पास में लैंड हो गई है, इस तरीके के जो दूसरे आपके रिसोर्सेज हैं उसका स्वामित्व महिलाओं के नाम नहीं होना चाहिए। बट फिर यहाँ पे प्रभावती गुप्ता की एक आप कह सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पर निकल कर आती हैं। इनके जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उससे अपने को पता चलता है कि ना सिर्फ इनके पास एक्सेस टू लैंड था, यानी कि जमीन के ऊपर स्वामित्व था, जमीन के ऊपर इनका अधिकार था, मगर वो उस जमीन को बकायदा दान भी किया करती थी, उसको बकायदा जो आपका लैंड ग्रांट है वो किया करती थी। अब यहां से कई सारे सवाल उठते हैं। एंशिएंट इंडिया में संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं, जो धर्म सूत्र हो गए, धर्मशास्त्र हो गए, मनुस्मृति हो गई, इसको सीरियसली लिया जाता था, और लिटरली सीरियसली लिया जाता था, नहीं तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इतनी मजबूत ना होती। अब ऐसे टेक्स्ट में बोला जा रहा है महिला रूल नहीं कर सकती, यहाँ पे एक लेडी है वो बकायदा 20 साल तक रूल कर रही है और बकायदा अच्छा रूल कर रही है। उसके बाद में फिर ये बोला जा रहा है कि कोई महिला के पास में जमीन नहीं हो सकती, वो महिला बोल रही है कि जमीन कैसे नहीं हो सकती, मैं तो जमीनों का दान कर रही हूँ। तो यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब यह है कि वो रानी थी, बहुत सिंपल सी बात है। नियम कानून ये सारी चीजें जो है आय बाय शाय जितना भी है जनरली आपके कॉमनर्स के लिए होता है और उन्हीं के ऊपर सही तरह से इंप्लीमेंट करवाया जाता है। अगर कोई आपका राजा है, रानी है, या फिर इस तरीके से रूलिंग एलीट का है तो उनके ऊपर इस तरीके के नियम कानून एज इट इज लागू नहीं होते। लागू कौन करवाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी तो वही है, उनके खिलाफ आखिर अल्टीमेटली कौन जाएगा। तो एक तो ये वजह थी कि क्योंकि वो रानी थी तो उसके ऊपर ये सारे के प्रोविजंस एज इट इज जो है लीगल टैक्स के वो लागू नहीं होते थे। और या फिर ये भी हो सकता है कि जो लीगल टेक्स्ट में बातें हैं हो सकता है ये कठोर नियम ना हो के सिर्फ सलाह है कि आप ऐसे अगर काम करोगे तो ठीक है, बट नहीं भी करोगे वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से अगर आपको कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मे भी शायद ये सारी चीजें सलाह हैं और इसलिए पूरे देश में या देश के अलग अलग हिस्सों में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं होती थी। जो भी बात हो, एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि धर्म सूत्रों में और धर्मशास्त्रों में लिखी गई बातें लेटर एंड स्पिरिट में पत्थर की लकीर की तरह फॉलो नहीं होती थी। आपने को कई सारे जो है एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। प्रभावती गुप्ता उसमें से बड़ा एक शाइनिंग एग्जांपल है। ये बात यहाँ पे क्लियर अपने को समझ में आती है। आप प्रभावती गुप्ता के पास जो आपने कहा कि भाई जमीन नहीं होनी चाहिए, तो उनके पास तो भर भर के जमीन थी, रानी थी तो ऑब्वियस सी बात, और इतना बड़ा अंपायर चला रही थी, पूरा का पूरा अंपायर ही उनका था। ना सिर्फ जमीन थी, जमीन का दान किया करती थी, और इसके बकायदा इंस्क्रिप्शन अपने पास में मिले हुए हैं। तो इंस्क्रिप्शन अपन लोग पढ़ते हैं और बाकी फिर बातचीत इसके बारे में आगे करेंगे। अब ये जो ब्लॉक है इसका नाम है प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दानगुना। देखते हैं, दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन। Prabhavati Gupta commands the Gram Kutumbinas, householders, peasants living in the village, Brahmanas and others living in the village of Danguda। तो प्रभावती गुप्ता जो है वो जो आपके एक गांव है उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, ग्राम कुटुंबिनास यानी कि ग्राम में जिनका कुटुंब बना हुआ है, गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी किसान वगैरह हैं वो, और इस गांव में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं। गांव का नाम क्या है? दानगुना। दानगुना गांव के जितने भी रहने वाले कॉमनर्स हैं जिनको ये ग्राम कुटुंबिनास बोला गया, और जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको एड्रेस करते हुए उनको एक कमांड दे रही है, उनको आदेश दे रही है। बी इट नोन टू यू दैट ऑन द 12th lunar day of bright fortnight of Kartik we have, in order to increase our religious merit, donated this village with the pouring out of water to Acharya teacher Chanala Swamin। You should obey all his commands। तो इसमें अब क्या लिखा हुआ है कि ये जो दानगुना गांव के लोग हैं, जिसमें आपके नॉर्मल हाउस होल्ड पीजेंट्स भी आते हैं और इस गांव में रहने वाले ब्राह्मण भी आते हैं, इन सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्तिक के 12वें दिन
और इनफैक्ट लूनर डे है, यानी कि आपके शुक्ल पक्ष की बात हो रही है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हमने अपना जो रिलीजियस मेरिट है, यानी कि अपनी जो दान दक्षिणा है, धर्म के जो धर्म से रिलेटेड जो भी काम वगैरह करना है, उसको बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा जो दानगुना गांव है, ये एक ब्राह्मण व्यक्ति को जो आचार्य हैं इनको दान कर दिया है। और इनका नाम क्या है? चानला स्वामिन। चानला स्वामिन जो है, इस नाम के आचार्य को हमने ये सारा का सारा गांव, जिसका नाम दानगुणा है, इसको दान कर दिया है। और ये सारे जो दानगुणा गांव में रहने वाले लोग हैं, इनको हम कमांड कर रहे हैं। वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टिपिकल ऑफ एन अग्रहारा। अब हम जो है इनको ये सारे के कुछ एक्सेप्शंस या कुछ पर्टिकुलर पावर दे रहे हैं जो जनरली एक अग्रहारा को दिया जाता है। अग्रहारा का मतलब क्या होता है? अग्रहारा was land granted to a Brahman who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king and was often given the right to collect these duties from the local people। तो अग्रहारा का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जमीन जो किसी ब्राह्मण को दान में दी गई हो। जनरली इस जमीन के ऊपर कोई लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट नहीं किया जाता राजा के द्वारा। और कई बार अगर ये जमीन किसी व्यक्ति को दी गई है, अग्रहारा जमीन दी गई है और उसमें कोई गांव पड़ता है, तो उस गांव से जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है ये उस ब्राह्मण को मिल जाता है जिसको ये जमीन दान की गई है। तो याद रखिएगा, अग्रहारा का मतलब क्या है? अग्रहारा का मतलब है एक ब्राह्मण को दान में दी गई जमीन, और इस जमीन के ऊपर राजा फिर आपका लैंड रेवेन्यू और बाकी सारी चीजें कलेक्ट नहीं करता। अब उस जमीन पर अगर कोई गांव बसा हुआ है या फिर कहीं पे कोई लोग रहते हैं, तो उनसे जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का पावर है वो उस ब्राह्मण को है जिसको अग्रहारा के रूप में जमीन दान में दी गई है। तो प्रभावती गुप्ता बोलती हैं, वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टिपिकल ऑफ एन अग्रहारा। यानी कि एक अग्रहारा जमीन को जो जो एक्सेप्शंस हैं, वो सारे के सारे एक्सेप्शंस अब दानगुणा का जो ये इलाका है, जो हमने ये जो आचार्य चांदला स्वामिन है इनको जो दिया है, इस पर भी लागू होता है। दिस विलेज इज नॉट टू बी एंटर्ड बाय सोल्जर्स एंड पुलिसमैन। अब इस गांव में हमारे जो सिपाही और जो पुलिसमैन है वो एंटर नहीं करेंगे। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड ग्रास, एनिमल हाइड्स एंड सीड्स एंड चारकोल टू टूरिंग रॉयल ऑफिसर्स। अब इस गांव में, इसके आसपास से अगर कोई भी रॉयल ऑफिसर निकलता है, तो उस वक्त में शायद ये व्यवस्था रही होगी कि गांव के लोगों को, उनको अगर कुछ जरूरत का सामान है तो वो देना पड़ेगा। इसमें एक तो ग्रास आ गई, घास हो गई, इसके अलावा कोई एनिमल वगैरह हो, कोई जानवर की खाल वगैरह हो गई, बैठने के लिए सीट्स हो गई, चारकोल वगैरह हो गया। इस तरीके की चीजें गांव से लोग ले लिया करते रहे होंगे आपके जो रॉयल ऑफिसर्स थे। अब यहाँ पे प्रभावती गुप्ता बोल रही हैं कि किसी भी आपके टूरिंग ऑफिसर को इस अग्रहारा गांव से ये सारी चीजें अब ये इस गांव के लोगों को ये सारी चीजें किसी भी रॉयल ऑफिसर को नहीं देना पड़ेंगे, एक्सेप्ट फ्रॉम द रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ परचेसिंग फर्मेंटिंग लिकर्स एंड डिगिंग सॉल्ट। इसके अलावा यहाँ राजा या राज आज्ञा से जो फर्मेंटिंग लिकर्स वगैरह बनाए जाते थे, वो सब अब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये भी समझ में आता था कि राजा अपनी पॉलिटी को बढ़ाने के लिए अपने द्वारा बाकायदा आदेश दिया करता था कि कई सारी चीजें आपको हमसे खरीदना पड़ेंगी। यहाँ पे फर्मेंटिंग लिकर यानी कि ऐसी शराब जिसमें से बढ़िया स्मेल आती हो, इस तरीके के लिकर आपको जो है अब खरीदने की जरूरत नहीं है, जो राज आज्ञा से बिकते थे। और साथ ही साथ डिगिंग वगैरह जो करवाई जाती थी राजा के द्वारा, एक इस तरह से कह सकते हैं बिना श्रम के जो लेबर करवाया जाता था। यहाँ पे सॉल्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी कि किसी पहाड़ वगैरह से नमक की खुदाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सब भी अब इन लोगों को करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट फ्रॉम द राइट टू माइंस एंड खादीरा ट्रीज, एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लाइंग फ्लावर एंड मिल्क। इसके अलावा एक आपको माइंस में काम करना पड़ रहा था, कोई खादीरा ट्रीज वगैरह काट के देना पड़ रही थी। इसके अलावा दूध और बाकी और दूध हो गया या फिर फल फूल होगा, ये सप्लाई करना पड़ रहे थे, ये सब अब आपको देने की जरूरत नहीं है। टुगेदर विद द हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट्स, together with the right to hidden treasures and deposits and together with major and minor tax। इसके अलावा अगर इस गांव में कहीं पे कोई खजाना निकल कर आ जाता तो उसके ऊपर भी हक जो है राजा का होता था, तो वो हक भी जो है राजा ने छोड़ दिया अगर कल कोई ट्रेजर वगैरह यहाँ से निकल कर आ जाए। और इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो भी जो है राजा ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो इतनी सारी बातें पढ़ के अपने को बहुत कुछ जो है पता चलता है। दिस चार्टर हैज बीन रिटन इन द 13th रेगनल ईयर, इट हैज बीन इनग्रेव्ड बाय चक्रदासा। तो अब ये जो चार्टर है ये 13th रेगनल ईयर में, यानी कि जब रूल करते हुए रूलर को 13 साल हो गए, तो अपने रूलिंग के जो 13वें साल में जो है उन्होंने इसको लिखवाया है। और साथ ही साथ इसको लिखने का जो काम किया है वो चक्रदास नाम के किसी व्यक्ति ने किया। अब ये पूरा अपने इंस्क्रिप्शन पढ़ा तो इससे अपने को बहुत सी बातें समझ में आती हैं। पहला तो ये कि राजा जब दान देता था या जमीन का इस तरीके से ग्रांट किया जाता था, तो उसमें बहुत सी चीजों का एक्सेप्शन जो है वो उस जमीन को मिलता था। अगर जमीन ब्राह्मण को दान की जा रही तो उसे अग्रहारा बोला जा रहा है। जिन चीजों को एक्सेप्ट किया गया है
इससे अपने को ये पता चलता है कि राजा बेसिकली कितनी चीजें या फिर कोई रूलर जो है किन किन तरीके की चीजें गांव वालों से करवाता था। एक तो ये पता चलता है कि काफी सारे टैक्स वगैरह इनसे इकट्ठा किए जाते थे। दूसरा, इनसे काफी सारे काम करवाए जाते थे बिना उसका जो है मूल्य चुकाए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, बेकार का काम करवाया जाता था, आपको उसका पेमेंट नहीं मिलता था। तीसरा, राजा के आदेश के द्वारा कई सारी चीजें गांव वालों को खरीदना पड़ती थी। इससे या तो राजा अपने किसी पर्टिकुलर या तो खुद अपना कुछ प्रोडक्शन वगैरह करवा रहा था, वो चीजें बेचकर पैसे कमाया करता था, या फिर अगर कोई मर्चेंट है या कोई गिल्ड है जिसको उसका फेवर प्राप्त है तो उनका बनाया हुआ सामान वो बिकवा रहा था यहाँ पे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कहीं पे कोई दबा खजाना निकल कर आ जाए किसी गांव में तो उसके ऊपर अधिकार राजा का होता था। तो यहाँ पे अपने को ये पता चल रहा है कि अगर जमीन अग्रहारा में दे दी तो वो राइट भी जो है ये दे दिया करता था। एक और बात कि अगर आपके रॉयल ऑफिसर्स कहीं पर जा रहे हैं और किसी गांव के पास से निकले तो गांव वालों को कुछ चीजें देना पड़ेंगी। देन दूध दही की सप्लाई की जाती थी, ये सारी चीजें। तो ये सब एक्सेप्शंस वगैरह जो है आपने लैंड ग्रांट के साथ में जब वो जमीन पर दावा छोड़ा तो ये सारी चीजें आपने दे दी। एंड ये लैंड ग्रांट लिखा लिखा गया है तो इसमें ये सारा का सारा कमांड किनको दिया गया है, गांव के लोगों को। तो जनरली यहां से अपने को ये समझ में आता है, प्रभावती गुप्ता के इस पूरे के पूरे ये जो पूरा हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन पढ़ा है इसको देखकर ये समझ में आता है कि लैंड ग्रांट जब भी किया जाता था तो राजा अपने बहुत से जो राइट्स हैं उस जमीन के ऊपर से वो फोरगो कर देता था। और जो सारे राइट्स फोरगो किए गए थे उससे अपने को ये समझ में आता है कि उस जमाने में जो आपका पॉलिटी थी वो चलती कैसे थी, राजकाज करा कैसे जाता था, लोगों से किस तरीके के काम करवाए जाते थे, क्या चीजें इनको करना पड़ती थी, क्या ड्यूटीज थी, इस तरीके की बातें, क्या चीजें इनको सप्लाई करना पड़ती थी राजा को और उसके ऑफिसर्स को, ये सारी बातें अपने को समझ में आती हैं। एंड लास्टली, जनरली इस तरीके की चीजें जिन लोगों को दान की जाती थी उनको फिर ये सारे अधिकार या राइट्स मिल जाते थे। एंड इसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता था, कौन से साल में आपने ये इशू किया है अपने शासन के वो, और किसने जो है आपके नाम पर ये रिकॉर्ड किया है, सारी बातें बकायदा लिखकर इंस्क्राइब कर रखी जाती थी। तो ये जो है प्रभावती का इंस्क्रिप्शन, इसको पढ़ के अपने को रूरल पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत रिच इंफॉर्मेशन जो है अपने को यहाँ पर समझ में आती है एंशिएंट इंडिया के बारे में। क्या पता चलता है कि जो एंशिएंट या रूरल पॉपुलेशन हुआ करती थी, एक तो उसमें ब्राह्मण होते थे, दूसरा उसमें पीजेंट्स होते थे, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते थे जो कई सारी आपकी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किया करते थे रूलर्स को। और इंस्क्रिप्शन से अपने को यह समझ में आता है कि जब तक वो जमीन अग्रहारा में या दान में नहीं दी गई है तब तक इनको राजा किया और राजा आज्ञा मानना पड़ती थी या रॉयल ऑर्डर्स मानना पड़ते थे, उसके जो भी आपके रॉयल ऑफिसर्स थे उनको सर्व करना पड़ता था। और एक बार अगर ये जमीन अग्रहारा के रूप में दे दी गई तो फिर जो आपका नया मालिक बनाया गया है, जो नया लॉर्ड बनाया गया है, उसको फिर ये सारी की सारी चीजें या सारे के सारे ड्यूज देना पड़ते थे, ये सारी सर्विसेज अगर वो चाहे तो आपसे करवा सकता था। बाकी टैक्स वगैरह जो भी है आपको उसको पे करना पड़ेगा। ये बात जो है अपने को यहाँ पर समझ में आती है। अब इस तरीके का जो लैंड ग्रांट है जो इतना ज्यादा डिटेल में लिखकर तैयार किया गया है, इस तरीके के लैंड ग्रांट सिर्फ प्रभावती गुप्ता ने किए हो ऐसा भी नहीं है। भारत के लगभग हर हिस्से में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर पार्ट में इस तरीके के लैंड ग्रांट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में इस तरीके के लैंड ग्रांट्स अपने को देखने को मिले। हालांकि रीजनल वेरिएशंस डिपेंड करता है, रीजनल वेरिएशंस जरूर जो है वो निकल कर आते हैं। कई जगहों पर बड़ी साइज की जमीन जो है वो डोनेट की जा रही है, कई जगहों पर जो जमीन का साइज है वो कंपैरेटिवली उतना नहीं है, कई जगहों पे कंटिन्यूएशन में एक लंबा प्लॉट जो है कंटिन्यूएशन में आपको दान दिया गया है, कई जगहों पर पैचेस ऑफ लैंड जो है वो दान दिए गए, कई जगहों पे एक पूरा का पूरा गांव दान दे दिया है, कई जगहों पर गांव का हिस्सा दान दिया गया है, कई जगहों पर मंदिर और उसके आसपास की जमीन दान दी गई है। इस तरीके से जो प्लॉट्स हैं और जो किस तरीके से आप जमीन दान की गई है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कई जगहों पे कल्टीवेटेड लैंड दान की गई है, कई जगहों पर अनकल्टीवेटेड लैंड या जंगल का इलाका जो है वो भी दान में दे दिया गया। एंड साथ ही साथ जिस व्यक्ति को दान दिया गया है, जो डॉनीज हैं यानी कि जिनको दान दिया गया है, जिनके नाम ये जमीन दी गई है, उनके राइट्स भी कई जगहों पे आपका वेरी करते हैं। जैसे किसी इलाके में अब जो पूरा का पूरा गांव है उसके अगर आप स्वामी बन गए तो आपके पास में दंड देने का अधिकार भी आ जाता था। मगर कई जगहों पर दंड देने का अधिकार जो है वो आपके उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जो जिसको जमीन दान की गई है, वो अधिकार तब भी राजा के पास में रहता था। तो इस तरीके से कितने राइट्स आपके उस जमीन के ऊपर रहेंगे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर रहेंगे, इसमें वेरिएशंस रीजन टू रीजन में अपने को देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां से एक सवाल उठता है कि ये जो पूरा का पूरा खेल हो रहा है कि लैंड ग्रांट की जा रही है, तो ये ग्रांट की ही क्यों जा रही थी, ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। इसका भी अब हम लोग जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में जिसका नाम है व्हाई लैंड वाज ग्रांटेड। देखते हैं सर। तो इतनी जो बातचीत हम लोगों ने करी जिसमें यह समझ में आ गया कि लैंड ग्रांट एक सीरियस इशू था और काफी प्रचलित तौर पर लैंड ग्रांट्स किए जा रहे थे, बड़ी मात्रा में रूलर्स लैंड ग्रांट करते थे। अब वही क्वेश्चन कि आखिर ये लैंड ग्रांट किया क्यों जा रहा है, जमीन का दान किया क्यों जा रहा है।
तो इस सवाल के जवाब को लेकर हिस्टोरियंस एक मत नहीं है। इतिहासकारों का इसको लेकर कोई एक पर्टिकुलर मत नहीं निकल कर नहीं आता, डिफरेंशिएटेड ओपिनियंस है। तो एक एक करके अपन उन सारी ओपिनियंस को देखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जमीन का ग्रांट करना एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी रूलर्स की, जिसकी मदद से वो कल्टीवेशन को या एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करवाते थे नए एरियाज में। इनका कहना यह है कि कई बार लोगों को जमीन जो ग्रांट की जाती थी, जो जमीन अग्रहारा के तौर पर दे दी या फिर किसी और तरीके से भी अगर जमीन का ग्रांट किया गया है, तो वो जमीन जंगल की होती थी, और जंगल नहीं भी तो भी अनकल्टिवेटेड लैंड हुआ करती थी। अब जो जमीन आपको मिली है या तो उसके ऊपर जंगल है या फिर अनकल्टिवेटेड लैंड है, तो आपको आपकी होकर भी किसी काम की नहीं है। इस जमीन से अगर आपको फायदा उठाना है तो एक ही तरीका है उस जमाने में कि आपको इसके ऊपर करना पड़ेगी खेती। अब खेती करना पड़ेगी तो उसके लिए अगर जंगल है तो जंगल काट के जमीन को जो है खेती योग्य बनाया जाए, और अगर अनकल्टिवेटेड लैंड है, जंगल नहीं भी है, तो फिर इसके ऊपर कल्टीवेशन किया जाए। अब कल्टीवेशन के रास्ते में जो भी दिक्कतें हैं, पानी नहीं है तो नहर बनवाओ या कुएं खुदवाओ या कोई और व्यवस्था करवाओ, तालाब वाला बनवाओ, कुछ करके मगर इस जमीन के ऊपर कल्टीवेशन करवाया जाए। तो अगर कल्टीवेशन होगा, कल्टीवेशन का मतलब है कि अनाज उत्पादन होगा, तो फिर उसके ऊपर राजा टैक्स लगाएगा। राजा टैक्स लगाएगा तो राजस्व का जो है निर्माण होगा, और अगर कल्टीवेशन होगा तो अकेले तो हल चलाओगे नहीं, फिर कई लोगों को आपको नौकरी पर रखना पड़ेगा, तो इससे जो है कई लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी हुआ करती थी जिसकी मदद से एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन को नए एरियाज में एक्सपैंड करवाने की कोशिश थी, जिससे खुद की भी इनकम बढ़े, राज्य की भी इनकम बढ़े, एंड लोगों को भी जो है फिर काम करने के लिए नए एवेन्यूज मिले, कई जो दूसरे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हो। कुछ का ऐसा मानना है कि ये तो था ही था, मगर इसके अलावा एक और इंडिकेशन जो है अपने को यहां से मिलता है। जमीन का ग्रांट प्रोमिनेंटली रूलर तब कर रहा होता था जब उसकी पॉलिटिकल पावर कमजोर हो रही होती थी, या फिर यूं बोलें कि जमीन का दान जो है प्रोमिनेंटली तब किया जाता था रूलर्स के द्वारा जब उनकी पॉलिटिकल पावर कम होती है, या फिर राजा का जो कंट्रोल है अपनी रियासत के ऊपर, अपने पूरे किंगडम के ऊपर, वो जो है धीरे धीरे घट रहा है, या फिर उसका जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके बीच में जो है कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो रही है कि राजा जो है उसमें अब दम नहीं रहा, वो कमजोर हो गया है, इसको हटाया जा सकता है। इस तरीके की स्थितियां जब जो है क्रिएट हो रही होती थी, तो उनको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं राजा जो है वो जमीन ग्रांट किया करते थे। क्योंकि अगर एक राजा के दिमाग में ये बात आ गई या राजा के कान में ये बात पड़ गई कि भाई उसके जो सामंत है, क्योंकि रूलर एक पूरा का पूरा राजा जो है वो किंगडम पूरी की पूरी खुद तो बैठ के अकेला रूल करेगा नहीं। अगर बड़ा किंगडम है, जैसे गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे, तो वो अपने बड़े से किंगडम को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया करते थे। जैसे अगर ये किंगडम मान लिया जाए, इसके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट्स हो गए, तो 6 हिस्से या 6 इसके आपके आपने स्टेट्स बना दिए या रीजन बना दिए, और सबका एक एक आपने सामंत जो है वो डिसाइड कर दिया, और ये बोला कि भाई अपने अपने इलाके में रूल करो, मुझे इतना इतना टैक्स और ट्रिब्यूट भेजते रहो, मेरे को राजा मानो और अपना रूल करते रहो, बाकी जब वॉर वगैरह होगा तो मेरी मदद करने आ जाना। इस तरीके से आप अपना पूरा किंगडम सामंतों की मदद से चला रहे हो। अब किसी वजह से अगर राजा का कंट्रोल जो है वो कमजोर होने लगा, या फिर कोई एक सामंत जो है वो मजबूत होने लगा, और अब ऐसा लगने लगा कि ये सामंत जो है राजा का जो है तख्ता पलट कर देगा, तो ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन में राजा जो है बाकी सामंत उसके साथ में ना मिल जाए, बाकी उसके साथ मिलकर राजा के खिलाफ ना खड़े हो जाएं, या फिर बाकी सारे सामंत राजा के साथ आके स्ट्रांगली खड़े हों और इस सामंत को दबाने में मदद करें अगर ये रिवोल्ट करता है। ऐसी कंडीशन में बाकियों का सपोर्ट हासिल करने के लिए उसने जो है जमीनों के ग्रांट करना शुरू कर दिए, ताकि एलाइज उसके साथ में आके खड़े हो जाए, या अगर ये सामंत नहीं तो और जो दूसरे आपके पावरफुल जमींदार वगैरह हैं जो उसकी मदद कर सके, या इसी के इलाके में कुछ लोग जो इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सके ताकि क्या गतिविधियां वगैरह कर रहा है, इसके लिए आपका जो है लैंड ग्रांट्स किए जाते थे। तो एक प्रोमिनेंट रीजन ये भी हिस्टोरियंस का निकल कर आता है, मानना है उनका कि ये भी एक प्रोमिनेंट रीजन था जिसके चलते लैंड ग्रांट्स काफी बड़ी मात्रा में किए गए। और जब दिख रहा है कहीं पर एक पर्टिकुलर शासन काल में अपने कि भाई 25 साल राजा ने रूल किया, आखिरी के 3 सालों में जो उसने भर भर कर लैंड ग्रांट किए हैं, तब ये जो स्ट्रेटजी थी कल्टीवेशन एक्सपैंड कराओ, ये प्रोमिनेंट रीजन नहीं था। तब ये जो है आपकी पॉलिटिकल पावर कमजोर हो रही है, एलाइज जीतने हैं, तब ये वजह जो है प्रोमिनेंस गेन कर लेती थी लैंड ग्रांट वगैरह के केस में। तो एक तो ये हो गया।
Sometimes it was done by the king to project himself as Superman. If they were losing power, then by doing so they projected a facade of power. कई बार ये इसलिए भी किया जाता था ताकि राजा अपने आप को सर्वशक्तिशाली के तौर पर दिखा सके। किंगडम में राजा ही जो है वो सब कुछ होता है, अगर राजा कमजोर पड़ेगा तो आपका राज्य जो है वो बिखर जाएगा। राजा को पता है कि मेरे कई सारे सामंत मेरे खिलाफ जा रहे हैं, बगावत कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो करता ये था कि उनके इलाकों में कुछ लैंड ग्रांट कर देता था, क्योंकि सामंत की बेसिकली वो जमीन नहीं है, जमीन राजा की है या फिर वो राजा के अधिकार में आती है। सामंत को सिर्फ रूल करने का अधिकार मिला हुआ है उस इलाके पे राजा की बिहाफ पे। तो राजा ने अब सामंत के इलाके में जो है जमीन वगैरह अगर ग्रांट कर दी किसी पावरफुल आदमी को, तो ये उसका उसके ऊपर अथॉरिटी दिखाने का तरीका है, या फिर ये असर्ट करने का तरीका है कि तुम लोग जो सोच रहे हो कि मुझे हटा दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी अभी इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे इलाकों में जमीनें ग्रांट कर सकता हूं वहां, और जिनको ग्रांट करी है उनको उसका अधिकार भी दिलवा सकता हूं। अगर तुम रास्ते में आके खड़े हुए तो तुम अभी तो प्लानिंग कर ही रहे हो ना, सुखबुगाहट मेरे पास आई है, अभी तुम इतने शक्तिशाली तो हुए नहीं हो कि मेरे खिलाफ रिवोल्ट कर दो, तो रिवोल्ट करो उसके पहले ही मैंने यहाँ पे इस आदमी को भेज दिया है, अब या तो इसको चुपचाप जो है जमीन लेने दो जो भी मैंने इसको दान करी है। तब तुम्हारे जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच में संदेश ये जाएगा कि यार राजा पावरफुल है, ये सामंत जो है शायद इतना पावरफुल नहीं है कि इसका साथ दिया जाए। अगर पावरफुल होता तो राजा को ये जमीन का ग्रांट करने नहीं देता, जमीन का ग्रांट किया था तो फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता, मगर यहां पर एग्जीक्यूट होने दिया गया, मतलब सामंत अभी इतना पावरफुल नहीं है, राजा पावरफुल, इसके खिलाफ मत जाओ। इससे एक चीज तो ये होगी कि जो आदमी इसके खिलाफ आपका सपोर्ट जुटा रहा था वो जो है कहीं ना कहीं उसमें फूट पड़ेगी, और दूसरा राजा कहीं ना कहीं अपनी पावर जो है प्रोजेक्ट कर सकेगा, अपना फैकेड ऑफ पावर दिखा सकेगा, ये बता सकेगा कि भाई जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो कि मेरी पावर डिसलाइन पर है वो सच नहीं है, अभी मेरे पास पावर है, और अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा हुआ तो मैं उसको मिटा दूंगा, मैं जो अभी भी अपनी अथॉरिटी रखता हूं, मैं पावरफुल हूं। तो ये भी एक पर्टिकुलर रीजन था कि अपनी इस तरीके से कि कोई रिवोल्ट खड़ा हो उसके पहले पहले सामंतों को दबाने के लिए, उनके बीच में आपस में फूट डलवाने के लिए, उनको तुड़वाने के लिए, या फिर एक एक्सक्यूज ढूंढने के लिए ताकि उनको क्रश किया जा सके, ये किया जाता था। क्योंकि अगर सामंत के इलाके में जो रिवोल्ट करने की प्लानिंग में है आपने जमीन ग्रांट कर दी, और अब अगर वो अभी पूरी तरह से तैयार तो है नहीं, तैयार होता तो रिवोल्ट कर चुका होता, मगर वो तैयार है नहीं, धीरे धीरे प्लानिंग कर रहा है, विद इन द मीन टाइम आपने जमीन ग्रांट कर दी वो आपके उस सामंत के क्षेत्र में राजा ने। अब वहां पर जिसको जमीन ग्रांट की गई है वो अपनी कब्जा लेने के लिए पहुंच गया। अगर अब आप उसके, और अगर आपने कब्जा दे दिया तब तो सुखबुगाहट आपके सपोर्टर्स में होगी कि यार ये सामंत का साथ दे या ना दे राजा के खिलाफ, और अगर आपने कब्जा नहीं लेने दिया इन दैट कंडीशन फिर राजा राज आज्ञा का उल्लंघन करने के चलते आपके ऊपर हमला कर देगा। अभी आप पूरी तरह से तैयार हो नहीं तो रोक उसे पाओगे नहीं और वो आपको क्रश कर देगा। इस तरह से रेबेलियंस को दबाने के लिए भी एक एक्सक्यूज मिल जाए आपको किसी सामंत पे एक्शन लेने के लिए, अपने आप को जो है सुपरमैन या सर्वशक्तिशाली अपने किंगडम में बचाने के लिए, इस प्रोजेक्शन के लिए भी लैंड ग्रांट किए जाते थे। तो हिस्टोरियंस का कुल मिलाकर मत जो है ये 3 फैक्टर्स थे जिसके चलते लैंड ग्रांट्स होते थे। अब ये जो लैंड ग्रांट है ये पूरी की पूरी चीज, इसके इंस्क्रिप्शंस, इसके रिकॉर्ड्स, इसके डॉक्यूमेंट्स पढ़कर एज ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एज हिस्टोरियंस हमें बहुत फायदा होता है। यहां से हमें कल्टीवेटर्स के और स्टेट्स के बीच में किस तरीके के रिलेशनशिप थे वो पता चलते हैं। स्टेट का मतलब क्या, शासन प्रशासन, और कल्टीवेटर यानी कि आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, क्योंकि ये बात भारत पे आज भी लागू होती है, ये बात आज से 2500 साल पहले भी लागू होती थी, 2000 साल पहले भी लागू होती थी, 1500 साल पहले भी लागू होती थी, 1000 साल पहले भी लागू होती थी, और 500 साल पहले भी लागू होती थी। और वो ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो कल्टीवेटर्स की है, जो खेती किसानी में लगे हुए लोग हैं वो यहाँ पे मेजोरिटी में। तो लैंड ग्रांट्स वगैरह को पढ़कर अपने को कल्टीवेटर्स, दूसरे शब्दों में भारत की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और शासन प्रशासन जिसके अंडर वो रहती है, उनके बीच में इन 1000, 2000, 2500, 3000 सालों में किस तरह से रिलेशनशिप्स बदले हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, चेंज हुए हैं, उसके बारे में अपने को पता लगता है। मगर यहां पर भी थोड़ी सी कमी है। कमी यह है कि कई सारे ऐसे लोग भी, अब ये जो सारे के सारे कल्टीवेटर्स हैं, खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, तो स्टेट के कंट्रोल में है, ऑफिशियल्स के साथ में लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हुआ करते थे इन शासन, इस पर्टिकुलर अंपायर के तहत में या किंगडम में, जो किसी भी तरीके से ऑफिशियल्स या सामंत्स के कंट्रोल में आए नहीं, या फिर वो उनके रीच के हमेशा बाहर रहे। जैसे पेस्टोरलिस्ट हो गए,
गडरिये वगैरह वगैरह हो गए जो अपना भेड़े बकरियां चराते रहते हैं, वो किसी एक जगह रुकते ही नहीं थे। आज यहाँ पर है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है। तो उनके ऊपर इस तरीके से अथॉरिटी असर्ट नहीं की जा सकती थी ऑफिशियल्स के द्वारा, जिस तरह से कल्टीवेटर्स के ऊपर या किसानों के ऊपर की जाती थी। तो ये पेस्टोलिस्ट हो गए या फिशर फोल्क हो गए। आज मछुआरे यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, कल अपनी बोट लेके किसी और जगह निकल गए, परसों किसी और जगह निकल गए, तो ये कंट्रोल में नहीं आते थे, इनके ऊपर उस तरह से अथॉरिटी असर्ट नहीं होती थी। इसके अलावा हंटर गैदरर्स या वही जो आपके आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, एक से दूसरी जगह जंगलों में विचरण करते रहते हैं, तो इनके ऊपर भी ऑफिशियल्स या राजा या स्टेट अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं कर पाते थे। एंड प्लस इस तरीके के लोगों ने, क्योंकि जनरली इसमें प्रोमिनेंटली कोई पढ़ा लिखा तो होता नहीं था, इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स जो हैं, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स पीछे नहीं छोड़े हैं, कोई इनके बारे में जो है अपने पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजें भी देखने को नहीं मिलती। तो इनकी लाइफ्स के बारे में और जिंदगी में इनके क्या ट्रांजेक्शंस थे, स्टेट्स के साथ में रिलेशनशिप किस तरीके का था, समाज के बाकी हिस्सों के साथ में रिलेशनशिप किस तरीके का था, उसके बारे में अपने को कोई बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं मिलता। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जातक की कहानियां हो गई, जहां से अपने अपने लेक्चर की शुरुआत करी थी, या रूलर्स ने जो लैंड ग्रांट किया है उसमें भी प्रभावती गुप्ता जैसे रूलर्स जिनके इंस्क्रिप्शंस खूब सारे मिलते हैं, इनको पढ़कर भी रूरल सोसाइटी के बारे में, समाज के साथ में उनके क्या रिलेशनशिप्स थे उसके बारे में अपने को अंदाजा तो लगता है, पता काफी कुछ चलता है, मगर सब कुछ पता नहीं चलता समाज के हर तबके के बारे में। और इस तरीके के जो सेगमेंट्स थे जो कभी आपकी ऑफिशियल्स या सामंतों की रीच में नहीं आ पाए, उनके बारे में अपने को खास इंफॉर्मेशन यहां से हासिल नहीं होती है। तो ये अभी भी जो है कहीं ना कहीं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अपने को यहां से मिलती है, यहां से निकल कर आती है। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे टाउन्स एंड ट्रेड्स के बारे में। आज के सेक्शन में प्रोमिनेंटली हम लोगों ने रूरल पॉपुलेशन के बारे में बात करी है। नेक्स्ट लेक्चर में या सेक्शन में अपन ये देखेंगे कि नए जो शहरों का उदय हुआ, जब आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्लाइन हो गया था 1900 बिफोर कॉमन एरा में, उसके 1500 सालों के बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब दूसरी बार शहरों का उदय होता है गैंगेटिक वैली में और बाकी सारे इलाकों में, या यूं बोलना चाहिए कि लाइफ जो है वो रूरल से अर्बन की तरफ में फिर लौटती है, तो उसके साथ में समाज में किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आया। और जैसे जैसे ये शहर ग्रो किए तो उसके साथ में फिर ट्रेड किस तरह से ग्रो करता है, शहरों की ग्रोथ से ट्रेड की ग्रोथ पे कैसे असर पड़ा, ट्रेड की ग्रोथ ने और इन शहरों को बड़ा करते करते मेगा सिटीज कैसे बनाया, और फर्दर इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ा, रूरल लाइफ के कॉन्ट्रास्ट में अर्बन लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई, ये सारी बातें अपन लोग देखेंगे टाउन्स एंड ट्रेड के टॉपिक में, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दूसरे फ्रेंड्स उनके साथ में भी इसको शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।